हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विश्वास ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करेंगे बेटा जूलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। आज की जो मैराथन क्लास होगी जूलॉजी की, उसमें अपन कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर बात करेंगे। यानी जो भी सिलेबस के अंदर हमारे दे रखा हर टॉपिक को कवर करते हुए क्वेश्चन अपन आज देखेंगे, ताकि अपन पूरे सिलेबस को कवर कर सके। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को आप देखोगे तो डेफिनेटली आपकी कंसेप्ट कई सारी क्लियर होंगी और एग्जाम में आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम वो नहीं आएगी। इसलिए जरूर इस पर आप ध्यान दीजिए। थोड़ा सा अपन बात करेंगे हमारे पेपर के बारे में। जैसे कि पता है कि सेमेस्टर फर्स्ट के अंदर जो जूलॉजी का पेपर है वो एनिमल डाइवर्सिटी है। प्राणी विविधता है। और एनिमल डाइवर्सिटी के अंदर क्या करते हैं, वेरियस टाइप ऑफ जो एनिमल है, विभिन्न प्रकार के जंतुओं का अपन अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन उस ब्रांच की बात कर लेते हैं जिसके अंदर इनका अध्ययन किया जाता है। तो विज्ञान की जिस शाखा के अंदर हम जंतुओं का वर्गीकरण और उनकी पहचान से संबंधित पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमी या वर्गीकी बोलते हैं। टेक्सोनोमी यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें जंतुओं का वर्गीकरण, पहचान व वर्गीकरण किया जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमी बोलते हैं। और इसी के अंदर क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की अपन बात करते हैं। अब इतने सारे हमारे पास में डाइवर्सिटी है, जीव जंतु है। अब एक साथ इनका अध्ययन करना चाहिए तो पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए क्या करते हैं, इनके ग्रुप बनाए जाते हैं। कुछ विशिष्ट लक्षणों के आधार पर इनके समय समय पर ग्रुप बनाएगी। ऐसी सिस्टम को अपन क्या बोल देते हैं, वर्गीकरण बोल देते हैं। और जिनके अंदर जंतुओं को रखा जाता है तो उसके आधार पर, विशिष्ट लक्षणों के आधार पर उनकी आसानी से अपन पहचान कर सकते हैं। तो उनको क्लासिफाइड करना, उनकी पहचान करना, ये काम किसके अंदर किया जाता है, ये किया जाता है टेक्सोनोमी के अंदर या वर्गीकी के अंदर। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो ग्रुप बनाए गए, आपको पता है कि जो जितने भी जीवित जीव है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, दो ग्रुप के अंदर डिवाइड किया, मतलब पादप जगत और जंतु जगत। अब यहाँ में बात करनी है एनिमल किंगडम की, क्योंकि जूलॉजी के अंदर अध्ययन कर रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं जंतु जगत के बारे में पढ़ना है। तो जंतु जगत को दो बड़े ग्रुप के अंदर डिवाइड किया गया, कोर डेटा और नॉन कोर डेटा। ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। थोड़ा सा और इसके बारे में अपन देख लेते हैं, ताकि आपको ध्यान में रहे कि अपन इसके अंदर अध्ययन क्या करेंगे। हालांकि जो पीछे के मैंने जितने वीडियो प्रोवाइड करवाए हैं उसके अंदर इस सारी चीजों को समझाया, लेकिन फिर भी जो पहली बार देखा थोड़ा सा उसको आइडिया लगे कि इस पेपर के अंदर है क्या। तो जो एनिमल किंगडम है, एनिमल किंगडम को दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया, नॉन कोर डेटा और कोर डेटा। नॉन कोर डेटा किसका कहा, ऐसे प्राणी जिनके अंदर नोटोकोड, नर्व कोड और गिल स्लिट्स, और फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ये बेटा पिक्चर है कोर डेटा की। कोडेट हम किसको कहते हैं, जिसके अंदर नोटोकोड, नर्व कोड और फेरिंजियल गिल स्लिट्स मिलती है, उसको अपन क्या बोल देते हैं, कोर डेटा बोल देते हैं। देखो नाम से कोड, कोड का मतलब होता है रोड लाइक स्ट्रक्चर, एटा का मतलब होता है बियरिंग। जिनकी बॉडी में रोड लाइक स्ट्रक्चर मिलती है उनको अपन कोडेट कहते हैं। और जिनके अंदर नहीं मिलेगी उसको अपन क्या कहेंगे, नॉन कोडेट कहेंगे। इसके अलावा डोर्सल होलो नर्व कोड का मिलना, पृष्ठीय सतह पर खोखली तंत्रिका रज्जु का मिलना, क्योंकि नॉन कोडेटा में भी मिलता है नर्व कोड, लेकिन ये वेंट्रल सरफेस पे मिलता है। कोडेटा की पहचान क्या होती है, डोर्सल सरफेस पे मिलेगा। इसके अलावा फेरिंग्स के अंदर गिल स्लिट्स का मिलना, ये कोडेट की विशेषता है। तो तीन लक्षणों के आधार पर क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। कोडेटा नॉन कोडेटा को डिफाइन करने वाले जो बेसिक कोडेट कैरेक्टर वो कौन से हैं, तो हिंदी में बोलेंगे इसको पृष्ठ रज्जु, तंत्रिका रज्जु और ग्रसनीय गिल छिद्र। अब यहाँ पर हम मुख्य मुख्य जो फाइलम हमारे उनकी अपन स्टडी थोड़ा सा देख लेते हैं उनके बारे में। सबसे पहला जो ग्रुप आएगा हमारा वो आएगा प्रोटोजोआ। पहला ग्रुप हमारा है वो प्रोटोजोआ है। दूसरा पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा या निडीरिया भी इसको बोला जाता है, प्लेटीहेलमिंथेस, एस्केलमिंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा
मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। क्लियर है? आपको सारे नाम ही ध्यान होने चाहिए इसी सीक्वेंस से, ताकि कुछ आगे अपन जो इनके करेक्टर देखेंगे वो समझने में आपको आसानी रहेगी। कोडेटा है, इसको भी आगे देखें तो इसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया, प्रोटोकोडेटा और यूकोडेटा। प्रोटोकोडेटा को आगे चलकर तीन सब फाइलों में डिवाइड किया गया, हेमिकोडेटा, यूरोकोडेटा और सिफिलोकोडेटा। क्लियर है? हेमिकोडेटा को वर्तमान में यहां स्टडी नहीं करते, इसको ग्रुप से आउट कर दिया। इकाइनोडर्मेटा के बाद में इनका अध्ययन होता है। क्यों होता है वो भी अपन कुछ सुनाएंगे, उसके अंदर देखेंगे कि क्या कारण इसको यहां से निकाल दिया, क्योंकि इनके अंदर वास्तविक नोटोकोड जो अपन मानते हैं वो इनके अंदर नहीं मिलती, इसलिए इसको इस ग्रुप के अंदर नहीं रखा गया। इधर यू कोडेटा जो वास्तविक कोडेट है, इसके जो सब फाइलम है वो है वर्टिब्रेटा। एक इसका सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को दो डिवीजन के अंदर डिवाइड किया, एक एग्नेथा, ऐसे प्राणियों का समूह जिनके अंदर जबड़े नहीं होते, और जो दूसरा ग्रुप है वह गनेथोस्टोमेटा। गनेथोस्टोमेटा। एग्नेथा के अंदर कौन आती है, क्लास जो इसकी है वह ऑस्ट्रेकोड्रमी और साइक्लोस्टोमेटा। क्लियर है? गनेथोस्टोमेटा जो जबड़े वाले प्राणियों का समूह है, इसके अंदर कौन आती है, पीसीज आती है यानी मछलियां आती है, और टेट्रापोडा। पीसीज के अंदर सारी मछली आ गई, कॉन्ड्रिक थीज, ओस्टिक थीज, प्लेकोडम, और टेट्रापोडा के अंदर क्या आ गई, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एविच और मैमल्स। ये बेटा एक पैटर्न है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए एनिमल किंगडम के बारे में, जंतु जगत के बारे में, क्योंकि इस पेपर जो हमारा एनिमल डाइवर्सिटी है, इसके अंदर हम इन्हीं के बारे में तो पढ़ेंगे सब कुछ, यानी किस तरीके से पढ़ेंगे, इनके मुख्य लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कि इनके क्या मुख्य लक्षण है और किस प्रकार से इनको आगे क्लासिफाइड किया गया है, यानी इनका क्लासिफिकेशन में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इन सबसे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, इस पैटर्न को ध्यान में रखिए। अब अपन एक एक करके क्वेश्चनों को देखने वाले हैं कि इनसे संबंधित कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप, रेडियल सिमेट्रिकल फाइला आर। इसमें से हमें बताना है कि अर्य सममिति जंतुओं के संघ क्या है, यानी ऐसे कौन से प्राणी हैं जिनके अंदर अर्य सममिति मिलती है। नाइडेरिया या इकाइनोडर्मेटा के अंदर, इकाइनोडर्मेटा व एनेलिडा के अंदर, नाइडेरिया व एनेलिडा के अंदर, या एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा के अंदर। यानी उस ग्रुप को आपको छांटना जिसके अंदर रेडियल सिमेट्री मिलती है, अर्य सममिति मिलती है। तो इसका आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी सिलेंट्रेटा या निडेरिया बोल दीजिए या सिलेंट्रेटा बोल दीजिए, तथा इकाइनोडर्मेटा। तो ऑप्शन इसके अंदर आप लगा लीजिए ए। अब देखो समझते हैं इसको कैसे। ये आपके पास में पैटर्न मौजूद है, इसीलिए मैंने लिखा है क्योंकि आपकी काफी हेल्प करेगा ये। सममिति क्या होती है, शरीर में अंगों का व्यवस्थापन, उसको अपन सममिति कहते हैं। और सममिति मुख्य रूप से अर्य सममिति होती है, द्विपार्श्व सममिति होती है, गोलीय सममिति होती है, या असममिति। मेजरली देखिए तो तीन है, असममिति, अर्य सममिति और द्विपार्श्व सममिति। अर्य सममिति का मतलब, पहले असममिति का मतलब यदि किसी प्राणी को अपन किसी भी एंगल से दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकते तो उसको असममिति या एसिमेट्रिकल बोलते हैं। यदि किसी प्राणी को किसी भी एंगल से दो बराबर भागों में डिवाइड किया जा सकता है तो वो कहलाती है रेडियल सिमेट्री, अर्य सममिति। और जिस प्राणी को एक ही मुख्य एक्सिस से हम दो बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं उसको बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति। सममिति के बारे में पहले की वीडियो में मैंने बता रखा है, इसलिए ज्यादा टाइम इस पे अपन नहीं लगाएंगे, रिवाइज मैंने करवा दिया। अब क्या पैटर्न है इसके अंदर, देखो यहां से याद रखिए आप, प्लेटी एलिमेंटेज के जो सदस्य हैं इनके अंदर मिलती है बाइलेटरल। हमने कहा सिमेट्री मुख्य रूप से तीन प्रकार की, एक तो एसिमेट्रिकल, और एक रेडियल, और एक बाइलेटरल, द्विपार्श्व सममिति। अब देखो द्विपार्श्व सममिति एक विकसित पैटर्न है, डेवलप्ड पैटर्न, ऐसे मान के चलिए। एक बार जिन जंतुओं में बन गया सभी के अंदर क्या मिलेगा, यही मिलेगा। क्योंकि प्रोटोजोआ के जो सदस्य हैं
एक सेल वाले हैं तो कोई बॉडी की शेप साइज इनकी फिक्स होगी नहीं, इसलिए सिमेट्री बनने का सवाल ही नहीं होगा। ये भी कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है, ये भी सिंपल है। ठीक है, शिलेंट्रेटा के सदस्य सबसे पहले थोड़े से उत्तक स्तर के आते हैं। ठीक है, इसके बाद में इनमें अंग बनने लग जाते हैं। तो ये जो सदस्य हैं शिलेंट्रेटा वाले, इनमें कौन सी समिति मिलेगी? रेडियल, और ये समिति। प्लेटिहेल्मिन्थेस के अंदर कौन सी मिलेगी? बाइलेटरल, द्विपार्श्व समिति। क्लियर है? अब द्विपार्श्व समिति बन गई तो आगे वाले जितने भी प्राणी हैं, आगे वाले जितने भी फाइला आ रहे हैं, सबके अंदर कौन सी समिति मिलेगी बेटा? द्विपार्श्व समिति मिलेगी। पहला पॉइंट क्लियर है, लेकिन यहां ध्यान दीजिए, यहां पर जो इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मेटा का जो वयस्क होता है अडल्ट, इसके वयस्क में तो मिलती है रेडियल सिमेट्री, और इसका जो लार्वा होता है उस लार्वा के अंदर मिलती है बाइलेटरल सिमेट्री। ये ध्यान रखना है। तो इसका मतलब एक प्रकार से जो पैटर्न चल रहा था हमारा बाइलेटरल सिमेट्री का, द्विपार्श्व समिति का, उससे हटकर पैटर्न आ गया थोड़ा सा। ठीक है, तो यहां से ध्यान रखिए कि उसमें पूछा क्या में, और ये समिति जंतुओं के कौन से संघ है? एक तो कौन सा हो गया? सिलेंट्रेटा या निडेरिया जिसको बोला है, और कौन सा हो गया? इकाइनोडर्मेटा। और इसीलिए इस पर क्वेश्चन बन जाता है, सिमेट्री से संबंधित आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। तो ध्यान रखिए यहां से सिलेंट्रेटा या निडेरिया वाला और इकाइनोडर्मेटा, इनके अंदर, हालांकि इकाइनोडर्मेटा में भी ध्यान रखिए वयस्क के अंदर रेडियल या अरीय समिति है और लार्वा के अंदर बाइलेटरल सिमेट्री है। बाकी जो जंतु नीचे वाले, जैसे यहाँ से एस्केलमंथी, जेनेरेटा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इधर से कोडेटा, इन सब के अंदर क्या मिलेगी? द्विपार्श्व समिति मिलेगी। रह जाएगा याद इस तरीके से। ठीक है, थोड़ी सी एक चीज यहां से और समझ लीजिए, एक हमारे पास में क्वेश्चन आ जाता है शारीरिक संगठन को लेकर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर, कि किस प्राणी का शरीर का संगठन किस लेवल का होता है। तो सबसे सिंपल पैटर्न क्या होता है? सेल, सेल के मिलने से क्या बनता है? टिश्यू। ये पैटर्न अपन सभी समझते हैं। बोलो सेल, सेल के मिलने से क्या बन जाते हैं? टिश्यू, यानी उत्तक बन जाते हैं। उत्तक के मिलने से क्या बन जाएंगे? ऑर्गन बन जाएंगे, यानी अंग बन जाएंगे। और अंग के मिलने से क्या बन जाते हैं? सिस्टम बन जाते हैं। किस लेवल के प्राणी, कुछ कौन से प्राणी का किस लेवल का बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है? यहां से देखो, प्रोटोजोआ वाले एक सेल वाले होते हैं, इनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, वो होता है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का, जीव द्रव्य स्तर का। ठीक है, इनकी बॉडी का जो लेवल होता है वो प्रोटोप्लाज्मिक लेवल का होता है, ये ध्यान रखिए। पोरीफेरा के जो सदस्य होते हैं, ये प्रोटोजोआ एक सेल वाले जीवों का ग्रुप है पूरा का पूरा, यानी यूनिसेलुलर इसमें रखे गए। बाकी सारे के सारे क्या है? मल्टी सेलुलर है, सारे के सारे बहुकोशिकीय हैं। इनकी बॉडी मानी जाती है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की। अब ये मल्टी सेलुलर है, लेकिन बेटा इनमें टिश्यू का निर्माण नहीं हो पाता है। ये मल्टी सेलुलर होते हुए भी इनकी बॉडी का लेवल कैसा होता है? सेलुलर स्टेज का। सेलुलर स्टेज का मतलब कोशिकीय स्तर का, क्योंकि कोशिकाएं होती है इनकी बॉडी में, उनमें लेबर डिवीजन मिलता है, श्रम विभाजन मिलता है, अलग अलग कोशिकाएं अपना अलग अलग काम स्वतंत्र रूप से करती हैं। तो मल्टी सेलुलर होते हुए भी इसको अपन उत्तक स्तर का नहीं मानेंगे, ध्यान रखना ये, इनको सेलुलर स्टेज का। इसके बाद में सिलेंट्रेटा वाले क्या होते हैं? सेल के बाद में किसका नंबर आता है? टिश्यू का। इनकी बॉडी किस लेवल की हो जाएगी? टिश्यू लेवल की, यानी उत्तक स्तर की। उत्तक के बाद में किसका नंबर आता है? ऑर्गन का, अंग का। इनकी बॉडी किस लेवल की हो जाएगी? ऑर्गन लेवल की, यानी अंग स्तर की। इसके बाद में कौन सा जाता है? अंग और तंत्र बन जाते हैं। तो एस्केलमंथीज वाले की बॉडी किस लेवल की आ गई? अंग तंत्र स्तर की, यानी ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ऑर्गन सिस्टम सबसे डेवलप पैटर्न है, तो आगे वाले जितने भी सदस्य हैं सबका बॉडी का लेवल ऑर्गन सिस्टम का होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो इस तरीके से याद रह जाएगा ये भी एक। ठीक है, प्रोटोजोआ की बॉडी प्रोटोप्लाज्मिक लेवल की, पोरीफेरा की सेलुलर स्टेज की, सिलेंट्रेटा की है, सिलेंट्रेटा की टिश्यू लेवल की, प्लेटिहेल्मिन्थेस की ऑर्गन लेवल की, एस्केलमंथेस उससे आगे वाले ऑर्गन सिस्टम लेवल के सदस्य होते हैं। तो एक तरीका आप ये भी ध्यान में रखिए। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, सच्ची देह गुहा इस जनन स्तर से उत्पन्न होती है। ट्रू सिलोम इज डेरिव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग जर्म लेयर। हम बात करते हैं सिलोम की, देह गुहा की। देह गुहा का मतलब क्या, पहले तो उसको समझिए और उसके बाद में इसके टाइप समझिए। और जिस प्रकार से में क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि वास्तविक देह गुहा कैसे बनती है, यानी यहां पर भी इसको आप ध्यान में रखिए। इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा आपका गलत नहीं होगा, चाहे किसी भी तरीके से क्यों ना पूछ ले। पैटर्न जो मैं बता रहा हूं उसको आप ध्यान में रखिए। कई सारे क्वेश्चन, क्योंकि जैसे सिमेट्री इंपॉर्टेंट है वैसे सिलोम इंपॉर्टेंट है, आपको सिलोम से संबंधित भी क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सिलोम का मतलब क्या होता है? सिलोम या देह गुहा का मतलब होता है कि बॉडी वॉल
और एलिमेंट्री कैनाल। ऐसे समझिए हमारी बॉडी वॉल है और बीच में हमारी एलिमेंट्री कैनाल है। तो बॉडी वॉल किसी भी प्राणी में और एलिमेंट्री कैनाल के बीच का स्पेस जो मेसोडर्म की कोशिकाओं से लेड होता है, यानी मेसोडर्म की कोशिकाओं से आश्रित होता है, ऐसे स्पेस को क्या बोलेंगे अपन? सीलोम बोलते हैं। तो डेफिनेशन में आ गया कि देह भित्ति और आहार नाल के बीच का स्थान जो मेसोडर्म की कोशिकाओं से लेड है उसको क्या बोलेंगे अपन? सीलोम। तो क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा? बोले सच्ची देह गुहा किससे बनेगी? मेसोडर्म से बनेगी, यानी मध्य स्तर से। तो इसका आप ऑप्शन लगा लीजिए बी, मध्य स्तर। थोड़ी सी सीलोम की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। सीलोम होती है, ये इसके आधार पर प्राणी तीन प्रकार के होते हैं। एक होते हैं एसिलोमेट, अदेहगुहीय, यानी जिनके अंदर वास्तविक सीलोम नहीं मिलती है। एक होते हैं सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट आभासी देहगुहीय, जिनमें आभासी देहगुहा मिलेगी। और एक होते हैं सिलोमेट। क्लियर है? एक क्या होते हैं? सिलोमेट होते हैं। सिलोमेट उनको बोलते हैं जिनमें वास्तविक देहगुहा, और वास्तविक का मतलब जो दोनों तरफ से मेसोडर्म की सेल से लेड होती है। भाई ऐसे समझ लीजिए कि ये बाहर वाला भाग है, ये अंदर वाला एलिमेंट्री कैनल है। दोनों तरफ यदि मेसोडर्म की सेल्स है, कहा ना कि मेसोडर्म की सेल से लेड है, अभी जो बीच का स्थान ही क्या कहलाएगा? सीलोम। और जो दोनों तरफ से मेसोडर्म से लेड होगा वही क्या होती है? वास्तविक सीलोम होती है। तो वास्तविक सीलोम किससे बन रही है? मेसोडर्म से बन रही है कि नहीं बन रही है? बन रही है। अब देखो यहां से, और मेसोडर्म को बनने के लिए एक चीज और ध्यान में रखिए, सॉरी सीलोम को बनने के लिए, सीलोम को बनने के लिए क्या चाहिए? तीनों स्तर चाहिए। एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोड्रम। प्राणियों का जब डेवलपमेंट अपन देखते हैं तो उनकी गेस्ट्रुला फेज में, जिस प्राणी के गेस्ट्रुला फेज में तीन स्तर बनते हैं, एक्टोड्रम, बाहर की तरफ एक्टोड्रम है, अंदर की तरफ एंडोड्रम है, बीच में मेसोड्रम। तो ऐसे प्राणी को अपन क्या बोलते हैं? त्रिस्तरीय ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिस्तरीय। और जिस प्राणी के डेवलपमेंट में एक्टोड्रम और एंडोड्रम दो ही मिलेंगे उसको अपन क्या बोलेंगे? डिप्लोब्लास्टिक। द्विस्तरीय मतलब दो ही स्तर मिलेंगे। अब हमें पता है कि वास्तविक सीलोम के निर्माण के लिए क्या चाहिए? मेसोडर्म चाहिए। तो क्या डिप्लोब्लास्टिक वाले जंतुओं में सीलोम बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, क्योंकि इनमें मेसोडर्म होता ही नहीं है। ठीक है, अब यहां से देखिए प्लेटिहेल्मिन्थेस के जो सदस्य हैं ये बेटा क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, त्रिस्तरीय। ये वाले कैसे हैं? ये डिप्लोब्लास्टिक हैं। अब यहां से देखिए, क्योंकि ये तो ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेट है नहीं, इसके अंदर भी दो ही लेयर मिलती है। ठीक है, कोइनोड्रम, पिनेकोड्रम। पोरीफेरा वाले, प्रोटोजोआ वाले क्या? एक सेल वाले हैं। अब यहां से थोड़े से डेवलप्ड प्राणी, ये डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, यहां से ध्यान रखिए आप, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब त्रिस्तरीय प्लेटिहेल्मिन्थेस वाले। और डिप्लो और ट्रिप्लोब्लास्टिक में डेवलप पैटर्न कौन सा है? तीन स्तर वाला ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो मेरे को ये बताया आगे वाले सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे कि नहीं होंगे? तो आगे वाले सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक। इससे संबंधित क्वेश्चन आपको मिलेगा एक, ध्यान रखिए। प्लेटिहेल्मिन्थेस के बाद में आगे सारे ग्रुप क्या है? ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तो एक पॉइंट ये क्लियर हो जाएगा। और सीलोम किन में बनेगी? जिनमें तीन स्तर होंगे, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। इसका मतलब सीलोम की कंसेप्ट कहां से शुरू होगी? प्लेटिहेल्मिन्थेस से। लेकिन प्लेटिहेल्मिन्थेस के सदस्य क्या होते हैं? इनमें तीन स्तर तो बनते हैं लेकिन मेसोडर्म डिवाइड नहीं हो पाती है, इसलिए इनके अंदर वास्तविक सीलोम नहीं बन पाती है। इसलिए प्लेटिहेल्मिन्थेस वाले सदस्यों को बोलते हैं अपन एसिलोमेट, कि इनमें वास्तविक सीलोम नहीं बनती है। क्लियर है? एस्केल्मन्थेस वाले होते हैं सूडोसिलोमेट, यानी इनमें आभासी देह गुहा मिलेगी, सूडोसिलोमेट। और एनेलिडा वाले आगे क्या होंगे? सिलोमेट। सिलोम के आधार पर तीन प्राणी होते हैं, यहाँ तीन प्रकार के प्राणी होते हैं, एसिलोमेट होंगे, सूडोसिलोमेट होंगे और सिलोमेट। इस प्रकार का जो पैटर्न बनेगा वो कैसे बनेगा? सिलोमेट वाले प्राणियों के अंदर यह सिलोम होगी। कुछ प्राणियों के अंदर देखेंगे अपन पैटर्न, यहां पर एक्टोड्रम, एंडोड्रम और मेसोड्रम ऐसे बीच बीच में होगी, इसको बोलेंगे अपन सूडोसिलोमेट, यानी सूडोसिलोम है। तो ये वाले एस्केल्मन्थेस वाले या नीमेटहेल्मिन्थेस ये कैसे होते हैं? आभासी देहगुहीय,
सूडोसिलोमेट। एनेलिडा वाले कैसे होते हैं? सिलोमेट। सिलोमेट सबसे डेवलप्ड पैटर्न, इसका मतलब आगे वाले सारे सिलोमेट हैं कि नहीं है? आगे वाले सारे सिलोमेट है। तो यहां से ध्यान रखना है कि प्लेटिलमंथीज वाले एसिलोमेट है, एस्केलमंथीज वाले सूडोसिलोमेट है, एनेलिडा से लेकर आगे वाले सारे क्या है? सिलोमेट है। क्लियर है? अब सिलोम के अंदर भी सिलोम का डेवलपमेंट भी दो तरीके से होता है, एक होती है साइजोसिलोमेट, एक होती है एंटेरोसिलोमेट। ठीक है? कैसे बनती है? ऐसे समझिए कि यहां पर ये एक्टोड्रम, ये बीच में एंडोड्रम। अब यहां पर क्या दो सेल बनती है जिनको टिलोब्लास्ट या 4D सेल कहते हैं। ये सेल क्या करेंगी? स्प्लिट होंगी, बीच में से टूटेंगी, फटेंगी, स्प्लिट होगी और फिर ऐसे ग्रोथ करती जाएंगी। भाई मेसोडर्मल सेल है ये ग्रोथ करती जाएंगी आगे इस प्रकार से, और ये मिल जाएगा इस तरह। तो इस तरफ मेसोडर्म की लेयर बन जाएगी एक, और इधर बन जाएगी, बीच में क्या बन गई? सिलोम बन गई। लेकिन इस सिलोम का फॉर्मेशन हुआ किससे? 4D सेल के स्प्लिट होने से, उसके विपाटित होने से। तो इस प्रकार की जो सिलोम बनती है उसको बोलते हैं अपन साइजोसिलोम। सिलोमेट प्राणी होते हैं ना, जो वास्तविक सिलोम होती है, सिलोम की अपन बात करें दो प्रकार की है, साइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम। जिन प्राणियों में साइजोसिलोम मिलती है उसको साइजोसिलोमेट बोलेंगे, जिनमें एंटेरोसिलोम मिलेगी उसको एंटेरोसिलोमेट बोलेंगे। ये जो पैटर्न है ये साइजोसिलोमेट है, साइजोसिलोमेट। क्लियर है? कौन कौन से? देखो सिलोमेट है, सिलोमेट के अंदर भी एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये जो तीन ग्रुप है ये सिलोमेट में भी कैसे होते हैं बेटा? साइजोसिलोमेट होते हैं। अब क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमाकर बनाए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी है तो सारे सिलोमेट है। सिलोम भी दो प्रकार की, साइजोसिलोम और एंटेरोसिलोम, ये होते हैं साइजोसिलोमेट। एनेलिडा से लेकर आगे वाले सारे हैं वो सारे कैसे होंगे? एंटेरोसिलोमेट, अंतर्गुहीय। इनमें क्या होता है? इन प्राणियों में आप देखिए, यहां पर एक्टोड्रम, एंडोड्रम, यहां पर एंडोड्रम से क्या एंडोड्रमल पाउच निकलते हैं ऐसे, एंडोड्रमल पाउच, और ये एंडोड्रमल पाउच उसी की तरह ग्रोथ करते जाएंगे, आगे ग्रोथ करते जाएंगे और मिल जाएंगे। तो बीच में क्या बन जाएगी? सिलोम बन जाएगी। ये लो, इधर क्या हो गई? एक्टोड्रम, ये मेसोड्रम की लेयर, इधर मेसोड्रम, ये एंडोड्रम, बीच में क्या बन गई? सिलोम। इस प्रकार से एंडोड्रमल पाउच की वजह से जो सिलोम बन रही है उसको बोलते हैं अपन एंटेरोसिलोम, अंतर्गुहा। और जिन प्राणियों में मिलेगी उसको बोलेंगे एंटेरोसिलोमेट। तो ध्यान रखिए, ये साइजोसिलोमेट, आगे वाले यहां से ये साइड एंटेरोसिलोमेट बन गए, आगे वाले यानी इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, सारिकोडेटा, सारे क्या हो जाएंगे? एंटेरोसिलोमेट। याद रह जाएंगे। यहां से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, बोले साइजोसिलोम पाई जाती है, आपको ऑप्शन दे दिया एनेलिडा, आपको ऑप्शन दे दिया सिलेंड्रेटा, आपको ऑप्शन दे दिया यहाँ से कोई कोडेटा के अंदर, तो किस में मिलेगी? एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, तीन का ध्यान में रखिए। बाकी क्या इधर वाले एंटेरोसिलोमेट। और इससे पहले यहाँ पर ये सूडोसिलोमेट है, सूडोसिलोमेट भी एक ग्रुप है, ये भी इंपॉर्टेंट, इस पर सीधा आपको क्वेश्चन मिल सकता है कि आभासी देहगुए प्राणियों का ग्रुप कौन सा है? एस्केलमंथीज है, और यहाँ पर ये प्लेटिलमंथीज वाले एसिलोमेट। ये पैटर्न था, इस तरीके से आप ध्यान में रखिए बॉडी के संगठन के स्तर को। ठीक है? सिलोम कैसे बनती है, सिलोम के पैटर्न को, इनके अंदर सिमेट्री कैसे बनती है, इन सबको इस तरीके से याद रखिए। किसी भी तरह तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जाए, आपका क्वेश्चन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न वर्गिक जंतुओं में कोशिकाओं की संख्या के आधार पर, यानी कौन से ऐसे वर्गक हैं जिनको कोशिकाओं की संख्या के आधार पर बनाया गया है। देखो यहां मैंने बताया आपको नॉन कोडेटा और कोडेटा, इसका बेस मैंने क्या बताया? नोटोकोड, नर्वा कोड और गिल्स। मेजरली क्या था? कोड, छड़नुमा संरचना। उसके आधार पर हमने कौन सा ग्रुप बना दिया? कोडेटा, नॉन कोडेटा, नॉन कोडेटा, कोडेटा। अब हमने कहा कि प्राणी जो होते हैं उनमें कोशिकाओं की संख्या के आधार पर भी ग्रुप बनाए गए। तो जितने भी यूनिसेलुलर थे, यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय प्राणी, उसके ग्रुप को क्या नाम दिया गया? प्रोटोजोआ।
और जो बहुकोशिकीय है मल्टीसेलुलर, मल्टीसेलुलर, इसको नाम क्या दे दिया बेटा? मेटाजोआ। मेटाजोआ का मतलब मल्टीसेलुलर, बहुकोशिकी। प्रोटोजोआ का मतलब एक कोशिकी, यूनिसेलुलर। पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में? यही तो पूछना चाह रहा है कि निम्न वर्ग के जंतुओं में कोशिकाओं की संख्या क्या आधार पर बनाए गए? कौन से बनाए गए? प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, रेडिएटा, बाइलेटेरिया, पृष्ठवंशी, अपृष्ठवंशी, देहगुई की। तो यहाँ पर कोशिका की संख्या के आधार पर कौन सा ग्रुप बनाया गया? प्रोटोजोआ, मेटाजोआ। क्लियर है? रेडिएटा, बाइलेटेरिया, देखिए रेडियल और बाइलेटरल क्या होती है? सिमेट्री। सिमेट्री के बेस पे जो ग्रुप बनाए गए वो कौन से हो गए? रेडिएटा, बाइलेटेरिया। नॉन कोडेटा, कोडेटा, इसको अपन किसके आधार पर बनाया? कोड के आधार पर बनाया है। तो नॉन कोडेट और कोडेट और सिलोमेट, एसिलोमेट, ये ग्रुप किसके आधार पर बने? अभी हमने बात की थी सिलोम के बेस पर बने। तो सबके हमने देख लिया। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपको ऑप्शन ए, प्रोटोजोआ एंड मेटाजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल या जंतु है। अब देखिए मैंने तरीका बताया था ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से होंगे। प्लेटीहेल्मिन्थीज से लेकर आगे वाले सारे के सारे क्या होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक। ऑप्शन में क्या? सिलेंट्रेटा के सदस्य नहीं, सिलेंट्रेटा के डिप्लोब्लास्टिक है। सिलेंट्रेटा से उच्चतर संघ, सिलेंट्रेटा से उच्चतर, उच्चतर में कौन आ गया? प्लेटीहेल्मिन्थीज सारे आ गए कि नहीं आ गए? ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी आपका, फाइला हायर टू सिलेंट्रेटा, यानी सिलेंट्रेटा से उच्चतर सारे संघ होंगे वो क्या होंगे? ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा पोरीफेरा का कंकाल बना होता है। पोरीफेरा के जो सदस्य होते हैं इनके अंदर जो कंकाल होता है, स्केलेटन होता है, वो किसका बना होता है? स्पिक्यूल्स एंड फाइबर का बना होता है, या फिर लोरिका या टेस्ट का बना होता है, या कोकोलिथ का बना होता है, या सभी का बना होता है? तो पोरीफेरा का कंकाल होता है बेटा, वो बना होता है स्पिक्यूल एंड फाइबर्स का, ऑप्शन ए, यानी कंटिकाओं व तंतुओं का बना होता है। इनकी बॉडी के अंदर देखेंगे इस प्रकार से इनकी बॉडी होती है और इनके अंदर से स्पिक्यूल्स या फाइबर मिलेंगे जगह जगह पर जो इनका एंडोस्केलेटन बनाते हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहां पर ए, स्पिक्यूल एंड फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधा सा सिंपल क्वेश्चन है, वीनस की पुष्प टोकरी के नाम से ज्ञात जीव कौन सा है? यानी कुछ जीवों के क्या कुछ स्पेशल नाम है उनकी संरचना के आधार पर। ठीक है, तो वो सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं। वीनस की पुष्प टोकरी के नाम से किसको जाना जाता है? यूप्लेक्टेला को। जापान के अंदर क्या होता है? नवविवाहित जो जोड़ा होता है, कपल होता है, उसको एज ए गिफ्ट के रूप में देते हैं इसको, तो इसको वीनस की पुष्प टोकरी बोलते हैं। यूप्लेक्टेला, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, यूप्लेक्टेला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा नाइडेरिया का लक्षण नहीं है? नाइडेरिया या फाइलम सिलेंट्रेटा का पूछा कि लक्षण नहीं है, इसका मतलब 3 कोई सिलेंट्रेटा के लक्षण है, एक नहीं है। रेडियल सिमेट्री, सिलेंट्रेटा के अंदर कौन सी होती है? रेडियल सिमेट्री होती है, हमने देख लिया, क्योंकि यहाँ पर रेडियल सिमेट्री, इसके बाद में सब में बाइलेटरल यानी द्विपार्श्व समिति। तो पहला तो सही है इसके बारे में। दूसरा है देह की 2 परतें, 2 बॉडी लेयर, ये भी देख लिया कि डिप्लोब्लास्टिक है तो 2 लेयर मिलेगी, ये बात भी सही है। निमेटोसिस्ट, दंश कोशिका, ये भी सिलेंट्रेटा की विशिष्ट विशेषता, दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करती हैं? सुरक्षा का काम करेंगी, इनके लिए पोषण का काम करेंगी, न्यूट्रिशन प्रोटेक्शन का काम करेगी। इससे संबंधित क्वेश्चन आगे आ जाएगा हमारे और। ठीक है, तो 3 तो विशेषताएं होगी नाइडेरिया की। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को देने का उद्देश्य है कि आपको फाइलम की विशेषताओं का पता चले। अब आपको सीधा क्वेश्चन मिल सकता है कि निमेटोसिस्ट या दंश कोशिका किस फाइलम में पाई जाती है, तो वो किसमें पाई जाती है? सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया के अंदर पाई जाती है। निचला ऑप्शन है सूडोसील, कि सूडोसिलोम किस में मिलती है? तो सूडोसिलोम तो बेटा किस में मिल रही है? एस्केलेमेंथीज में। तो क्या नाइडेरिया का लक्षण है? नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निम्न में से कौन सा नाइडेरिया का लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन हो जाएगा डी आपको, सूडोसिलोम नहीं होगा। बाकी तीनों विशेषताएं, आर्य समिति, 2 स्तरों का मिलना और निमेटोसिस्ट का मिलना, ये नाइडेरिया की मुख्य लक्षण है। अगला क्वेश्चन, ये आ गया, निमेटोसिस्ट आर, दंश कोशिकाएं हैं। अब हमने कहा कि सिलेंट्रेटा के अंदर दंश कोशिकाएं पाई जाती है, निमेटोसिस्ट पाई जाती है। क्या काम करती है ये? ठीक है, ये दर्शन या दृष्टि में सहायक होती हैं, या 10 कोशिकाओं का कोई संवेदी समूह है, या पाचन स्राव या एंजाइम उत्पादक कोशिकाएं ये होती हैं, या आत्मरक्षा व भोजन पकड़ने में सहायक होती हैं।
तो हमने बात कर ली थी पिछले क्वेश्चन के साथ में कि जो दंश कोशिकाएं होती हैं, निमेटोसिस्ट होती हैं, वो आत्मरक्षा तो उसकी सुरक्षा करेंगी और भोजन को पकड़ने में भी क्या करती है, सहायक, क्योंकि सिलेंट्रेटा के सदस्य क्या है, स्थानबद्ध है, मोस्टली स्थानबद्ध है। तो क्या होगा कि एक जगह पर रहेंगे तो इनकी बॉडी से टेंटाकल रहेंगे, टेंटाकल के अंदर क्या रहेंगी, निमेटोसिस्ट होंगी। जैसे ही कोई प्रेडेटर इनके पास में आएगा, उसको टकराएगा, वो टकराते इसके अंदर की जो सेल्स होंगी निमेटोसिस्ट, वो बाहर निकलेंगी, उसके अंदर एंटर हो जाएंगी, दगने का काम करती है। और इसके अंदर हिप्नोटॉक्सिन एक रासायनिक पदार्थ होता है जो जैसे शिकार पर डाला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, घायल हो जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा और बॉडी के अंदर डाल लिया जाएगा। तो सुरक्षा भी हो गई, साथ में उसको न्यूट्रिशन के रूप में भी काम में ले लिया। इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, कि ये जो होती है आत्मरक्षा और भोजन को पकड़ने में सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ कॉमन नाम दिए आपको, ठीक है। इन कॉमन नामों को आपको आइडेंटिफाई करना कि कौन से को क्या बोलते हैं। तो इसके अंदर आप ऑप्शन लगा लीजिए, इसका बी लगा लीजिए। देखो जेली फिश है, इसका सामान्य नाम क्या होगा, ओरिलिया, किसमें, ए में 3 ओरिलिया है। इसके बाद में समुद्री सीफेन, समुद्री पंखा किसको कहा गया है, बी वाले ऑप्शन में देखिए, बी में 1 गोरगोनिया को क्या कहा गया है, सीफेन, समुद्री पंखा कहा गया है। ऑर्गन पाइप किसको कहा गया है, ट्यूबिफोरा को कहा गया है। और पुर्तगाल का सैनिक किसको कहा गया, फाइसेलिया को कहा गया है। तो ऑप्शन आपका बी में मैच कर लीजिए, बी के अंदर ही हो जाएगा। ये कॉमन नाम आपको सबके याद रखनी है, किसी का भी सिंगल का भी पूछा जा सकता है। पुर्तगाल का सैनिक किसको कहा जाता है, फाइसेलिया को कहा जाता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को देने का उद्देश्य है कि कम से कम 4 प्राणियों की कॉमन नाम आपको ध्यान में हो जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों में ऑप्शन को देखने की कोशिश न करें, बोले यहाँ बी है तो एग्जाम में क्या मिलेगा, इनमें से कोई सा भी मिल सकता है आपको, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is not true for platyhelminthes, संघ platyhelminthes के विषय में सच नहीं है। इनमें इनकम्प्लीट एलिमेंट्री कैनाल मिलती है, उद्विकास की दृष्टि से ये अंधी नली है, ब्लाइंड एंड्स है। इनमें मिथ्या विखंडन यानी सूडो सेगमेंटेशन, सिलोम की बात नहीं कर रहा है, सूडो सेगमेंटेशन, मिथ्या विखंडन मिलते हैं। इसके सदस्य बहुकोशी के, त्रिकोर की और द्विपार्श्व समित होते हैं। देखो इसको देखिए, इसका क्वेश्चन का ऑप्शन क्या होगा कि प्लेटिहेल्मिंथेस के बारे में सच नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, उद्विकास की दृष्टि से ये अंधी नली है। क्योंकि उद्विकास की दृष्टि से अंधी नली या ब्लाइंड एड किसको माना जाता है, पोरीफेरा के सदस्यों को माना जाता है। अंधी नली का मतलब ये होता है कि इनसे आगे चलकर किसी दूसरे जीव का निर्माण नहीं हुआ, इवोल्यूशन के दृष्टिकोण से। तो प्लेटिहेल्मिंथेस के सदस्यों की विशेषता नहीं थी। अब ये बाकी की क्या होगी, प्लेटिहेल्मिंथेस की। फिर वही आपको ध्यान रखना है कि प्लेटिहेल्मिंथेस की विशेषताओं के बारे में ध्यान रखना है कि इनमें अपूर्ण आहार नाल मिलती है, ये प्लेटिहेल्मिंथेस के सदस्यों की विशेषता हो जाएगी। इनमें मिथ्या विखंडन, सूडो सेगमेंटेशन मिलता है। ये सदस्य क्या होते हैं, बहुकोशी की, बताया यहाँ से बहुकोशी की है, त्रिकोर की है, यहाँ से ट्रिप्लोब्लास्टिक बताया था कि ट्रिप्लोब्लास्टिक पैटर्न फिक्स हो जाएगा यहाँ से। और क्या होंगे, द्विपार्श्व समिति मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी विशेषताएं किसकी हो जाएंगी, प्लेटिहेल्मिंथेस की। यहाँ में पूछा कि नहीं है तो वो ऑप्शन बी है। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, कि उद्विकास की दृष्टि से अंधी नली है, क्योंकि तो अंधी नली किनको माना जाएगा, पोरीफेरा के सदस्यों को। एक क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा कि ब्लाइंड एंड या अंधी नली इवोल्यूशन की दृष्टि से कौन से फाइलम के सदस्य हैं, तो कौन से हो जाएंगे, पोरीफेरा के। यानी एक क्वेश्चन के साथ में आपको कई सारे क्वेश्चन करने हैं। इसीलिए मैंने शुरू में बताया कि इस क्लास को आप अच्छी तरीके से देखोगे तो लगभग पूरे सिलेबस को कवर कर लेंगे अपन, और फिर आपको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ निमेटोडा के सदस्य होते हैं। प्लेटिहेल्मिंथेस के बाद में कौन सा है, एस्केल्मंथेस या निमेटहेल्मिंथेस या निमेटोडा भी इसको बोला जाता है। इसके सदस्यों की विशेषता क्या है, आप खुद देखिए। देखो एस्केल्मंथेस के सदस्यों की सिलोम क्या होती है, सूडोसिलोम, आभासी देह हुआ। ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। और कौन सा है, सिमेट्रिक एशियन के अंदर द्विपार्श्व समिति है। तो ऑप्शन में देख लीजिए कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सूडोसिलोमेट है और बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। कौन से में मिल रहा है, ये ऑप्शन डी के अंदर मिल रहा है आपको, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सूडोसिलोमेट एंड बाइलेटरल सिमेट्रिकल। तो ऑप्शन डी आपका यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ग के जंतुओं में श्वसन हेतु पुष्प पाए जाते हैं, बुक लंग्स। देखो जैसे किताब के अंदर हमारे पेज होते हैं, पन्ने होते हैं, उसी तरफ से इन की स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इनको बुक लंग्स बोला जाता है। पुष्प किन के अंदर मिलते हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर। आर्थ्रोपोडा की यहाँ अपने को क्लास दी है कि
इंसेक्टा में मिलता है या क्रस्टेशिया में मिलता है, मिरोस्टोमेटा में मिलता है या अरेक्निडा के अंदर मिलता है? तो ये अरेक्निडा के अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर स्पाइडर आती है, स्कॉर्पियन आते हैं, उनके अंदर मिलते हैं श्वसन के लिए बुक लंग्स। तो इसके अंदर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, अरेक्निडा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जलियान कर्मी यानी शिप वॉर्म एंड पेल ऑयस्टर आर क्लासिफाइड इन क्लास। जलियान कर्मी जैसे टेरेडो जहाजें होती हैं उनको भी क्या करते हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं, छेद कर देते हैं। या मुक्ता सीपी जिनसे मोती बनाए जाते हैं, पर्ल बनाए जाते हैं, इन प्राणियों को, ये प्राणी है देखो, जो मोती की अपन बात करते हैं ये भी एक प्राणी से बनता है, एक सीपी से बनता है। तो पूछा यही है कि जलियान कर्मी यानी शिप वॉर्म एंड मुक्ता सीपी किस वर्ग में क्लासिफाइड किए गए? ये गेस्ट्रोपोडा के, ये वैसे मोलस्का के सदस्य हैं सारी, ये मोलस्का के सदस्य हैं। अब मोलस्का की क्लास कौन सी है, क्लास का नाम भी आपको ध्यान हो जाएगा। गेस्ट्रोपोडा के सदस्य हैं, पेलेसीपोडा के हैं, एम्फिन्यूरा या सिफेलोपोडा के। तो बेटा जो मुक्ता सीपी होते हैं इनको रखा गया पेलेसीपोडा के अंदर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, पेलेसीपोडा। पेलेसीपोडा के जो सदस्य होते हैं वो जलियान कर्मी यानी जहाजों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, कुछ ऐसे प्राणी जैसे टेरेडो और मुक्ता सीपी यानी जिनसे मोती बनते हैं, उन प्राणियों को भी किसके अंदर रखा गया है, उनको रखा गया पेलेसीपोडा के अंदर। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोरीफेरा में प्रजनन हेतु निम्न संरचना बनती है। पूछा कि जो पोरीफेरा के जो सदस्य मेंबर हैं इनके अंदर कौन सी संरचना बनती है रिप्रोडक्शन के लिए? लार्वा है, जेम्यूल है, बीजाणु है या पुट्टी है? तो बेटा इसका ऑप्शन हो जाएगा जेम्यूल। इनके अंदर जेम्यूल बनते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोटोकॉड कशेरुक दंड द्वारा प्रतिस्थापित हो जाती है, नोटोकॉड गेट रिप्लेस बाय वर्टिब्री कॉलम। किन के अंदर? देखो मैंने यहां कहा था कि इन प्राणियों के अंदर क्या मिलती है, नोटोकॉड, नर्वाकॉड और गिल स्लिट्स। यही नोटोकॉड सिंपल भाषा में अपन बोलते हैं कि जिन प्राणी में वर्टिब्री कॉलम है यानी रीढ़ की हड्डी है उसको अपन कोडेट, जिनमें नहीं है नोटोकॉड, जिनको नॉन कोडेट बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में इधर वाला जो ग्रुप है कोडेटा का, इनके अंदर तो बेटा नोटोकॉड ही है। लेकिन इधर वाला ग्रुप है देखो वर्टिब्रेटा, नाम से है वर्टिब्रेटा, वर्टिब्री, एटा का मतलब बियरिंग जिसमें वर्टिब्री है, यानी वर्टिब्रेटा के जो सदस्य हैं इनके अंदर नोटोकॉड किसके द्वारा रिप्लेस हो जाएगी, वर्टिब्री कॉलम में। यानी नोटोकॉड फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, नोटोकॉड के अंदर वर्टिब्री कॉलम में क्या बनेगी, वर्टिब्री या कशेरुकाएं मिलती हैं। तो इन प्राणियों के अंदर देखना है हमें, वर्टिब्रेटा के अंदर होती है नोटोकॉड, रिप्लेस हो जाएगी किसके अंदर, जो नोटोकॉड है वो वर्टिब्री कॉलम में रिप्लेस हो जाती है। पूछा भी यही है कि नोटोकॉड कशेरुक दंड द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है, किस में हो जाता है, वर्टिब्रेटा में। यानी जो वर्टिब्रेट है देखो इन प्राणियों में वास्तव में रीढ़ की हड्डी मिलेगी, ये भी कोर्डेट है लेकिन इनके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है क्योंकि इनके अंदर क्या है, नोटोकॉड है। इन प्राणियों में नोटोकॉड वर्टिब्री कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी यहां से करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमल्स इन विच टोर्सन इज फाउंड। वे प्राणी जिनमें घुमाव पाया जाता है, टोर्सन, बॉडी के अंदर इस प्रकार का अरेंजमेंट की जो समिति होती है वही परिवर्तित हो जाती है, घुमाव मिलता है। और ऐसा किस में मिलता है, मोलस्का के सदस्यों में मिलता है। और मोलस्का की भी क्लास पूछी यहाँ पर कि सभी मोलस्का में ना, सभी में नहीं मिलता है, ओनली इन गेस्ट्रोपोडा, केवल गेस्ट्रोपोडा में, केवल पाइला के अंदर या सिफिलोपोडा के अंदर। तो बेटा मिलती है गेस्ट्रोपोडा के अंदर। पाइला जो होता है वो गेस्ट्रोपोडा के अंदर ही आता है, लेकिन गेस्ट्रोपोडा के जो सदस्य हैं उन सदस्यों के अंदर टोर्सन मिलती है। ठीक है, इनका शरीर क्या होता है, एंठन, एंठन शब्द मिल सकता है, घुमाव मिल सकता है, आपको टोर्सन मिल सकता है, जिसकी वजह से इनकी सममिति होती है वो भी कहीं ना कहीं परिवर्तित हो जाती है। भी एक पैटर्न था, सीधे थे, इनमें घुमाव आ गया, ऐसे घूम गए। ठीक है, उसको बोलते हैं एंठन या टोर्सन। तो ऑप्शन बी यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लास डज ओयस्टर पर्ल बिलोंग्स टू। मोती किस वर्ग से संबंधित है? देखो इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक चीज और क्लियर करानी है कि जो मोती है, सीप है, सीपी जिनको बोलते हैं सामान्य भाषा में, ओयस्टर जिनसे मोती प्राप्त होता है, ये क्या होते हैं, बाइवोल्विया होते हैं, इनमें दो कपाट होते हैं। ठीक है, ये किस वर्ग से है, ऐसा संबंधित क्वेश्चन हमारा आ चुका है पहले भी। ये पेलेसीपोडा से संबंधित है, यानी ऑप्शन डी के अंदर है, पेलेसीपोडा के सदस्य हैं। अब यहाँ आपको कुछ सीपी के नाम भी ध्यान में रखने हैं, यानी ऐसी सीप भी। वैसे देखें तो सीधा क्वेश्चन बने, बोले मोती बनाने वाले प्राणी किस फाइलम की बात करें तो किस में, मोलस्का। और मोलस्का के अंदर भी क्लास पूछे हमें कि मोलस्का की किस क्लास के सदस्य जिनसे पल्स का फॉर्मेशन होता है, तो वो कौन सी हो जाएगी, पेलेसीपोडा। अब आपको एक दो नाम यहां से ध्यान में रखने हैं कि कौन सी जो सिप्पी
या कौन से जो ऐसे प्राणी हैं जिनसे व्यापारिक महत्व के पर्ल या मोती बनते हैं? तो एक तो आप नाम ध्यान में रखें, पिंकटाटा मार्गेराइटिस, पिंकटेडा मार्गेराइटिफेरा, और एक है पिंकटेडा मर्टेंसाई। ये दो नाम ध्यान में रखें, यानी प्राणी का भी नाम ध्यान में रखें, पिंकटाटा मार्गेराइटिफेरा और पिंकटेडा मर्टेंसाई। ये ऐसी सीपी हैं, ऐसे सीप हैं जिनसे क्या बनते हैं? व्यापारिक महत्व के मोती बनते हैं। देखो सीप क्या होता है, ये एक फॉरेन पार्टिकल होता है, बाहरी पदार्थ होता है। जैसे इनकी बॉडी के अंदर कोई घुस गया तो अपनी सुरक्षा के लिए क्या करती है, ये उनके चारों तरफ एक कवच लगा देती है, सेल लगा देती है, जिससे क्या होता है? वो मोती का रूप ले लेता है। अब इनके लिए तो क्या, ये एज एक वेस्ट प्रोडक्ट है, इसलिए क्या करेंगे, ये बॉडी से उसको बाहर क्या कर देती है? एक्सक्रीट कर देती है। इनका तो ये वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन मनुष्य के लिए कहीं ना कहीं क्या है, ये एक बहुमूल्य रत्न होता है। तो इनका भी नाम ध्यान में रखिए, पिंकटेटा मार्गेराइटिफेरा और पिंकटेडा मर्टेंसाई। इन सीपी के द्वारा हमें मोती प्राप्त होते हैं, जो पेलेसीपोडा क्लास के सदस्य हैं, फाइलम मोलस्का के सदस्य हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहां से आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलेनोग्लोसस की विशेषताएं हैं। बेलेनोग्लोसस की विशेषता पूछिए। बेलेनोग्लोसस किसके अंदर आता है? बेलेनोग्लोसस आता है हेमिकोडेटा का सदस्य ये। ठीक है, उत्सर्जन प्रोबोसिस ग्लैंड द्वारा। बेलेनोग्लोसिस होता है, उसके अंदर जो उत्सर्जन होता है उसके लिए विशिष्ट ग्रंथियां पाई जाती है, जिनको बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। बिल्कुल इसकी विशेषता ये। इसके लार्वा का नाम टोर्नेरिया, बिल्कुल करेक्ट है, टोर्नेरिया लार्वा इसके अंदर है। बक्कल डायवर्टिकुलम मिलती है, बिल्कुल मिलती है। उपरोक्त सभी सभी हो जाएंगी। अब इस बक्कल डायवर्टिकुलम है, इसका थोड़ा झंझट समझिए, इसका क्या मतलब है। देखो शुरू के अंदर इसको यहां पर रखा गया है, कहां पर? कोरडेटा के अंदर। और कोरडेटा में रखा है, इसका मतलब क्या? इसके अंदर क्या मिलती है? नोटोकोड, इसीलिए तो रखते हैं। शुरू में इसको यहां रखा, लेकिन बाद में जैसे आगे अध्ययन हुआ तो पता चला कि इसके अंदर वास्तविक नोटोकोड नहीं मिलती है, बल्कि इसको क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया स्टोमोकोड, या इसको एक नाम और दिया गया बक्कल डाइवर्टिकुलम। बक्कल डाइवर्टिकुलम मुख्य अंधवृत्त। बोले वास्तविक नोटोकोड नहीं है। स्टोमा, स्टोमा का मतलब माउथ, माउथ से निकली हुई छड़। बक्कल डाइवर्टिकुलम मतलब मुख से निकली हुई एक अंधनली का। दोनों का मतलब एक ही है कि वास्तविक नोटोकोड नहीं है, या स्टोमोकोड या बक्कल डाइवर्टिकुलम है। ठीक है, तो बक्कल डाइवर्टिकुलम मिलता है। अब बक्कल डाइवर्टिकुलम की जगह आपको क्या मिल सकता है? स्टोमोकोड शब्द भी मिल सकता है। तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ ध्यान रखने वाली चीज है, इस क्वेश्चन से हमें 3 क्वेश्चन कवर करने हैं। सीधा क्वेश्चन मिल सकता है कि बेलेनोग्लोसस में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो प्रोबोसिस ग्लैंड के द्वारा। क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकता है कि बेलेनोग्लोसस के अंदर लार्वा कौन सा मिलता है? तो टोर्नेरिया लार्वा, क्योंकि लार्वा से संबंधित आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। या फिर बक्कल डाइवर्टिकुलम या स्टोमोकोड किसमें पाया जाता है? बेलेनोग्लोसस के अंदर। क्लियर है? तो 3 क्वेश्चन यहां से आपके क्लियर हो जाएंगे, तो उपरोक्त सभी बेलेनोग्लोसस की विशेषताएं हो जाएंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, हर्डमानिया का लार्वा दर्शाता है। मुझे लगता है कि ये डेफिनेट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा। ये हेमिकोडेटा का लार्वा क्या दर्शाएगा? पहली बात तो इसका हर्डमानिया का, हर्डमानिया समझना किसका प्राणी है, एक चीज तो ये समझना है। यहां पर हेमिकोडेटा और यूरोकोडेटा, यूरोकोडेटा जो है इसका जो सदस्य है उसका नाम क्या? हर्डमानिया। हर्डमानिया क्लियर है? क्वेश्चन ऐसे भी, हर्डमानिया किस सब फाइलम से बिलोंग करता है? यूरोकोडेटा से। पहली बात, यूरोकोडेटा का सामान्य नाम ध्यान, इस हर्डमानिया का सामान्य नाम ध्यान में रखें। हर्डमानिया को क्या बोला जाता है? सी स्कर्ट बोला जाता है इसको, सी स्कर्ट, समुद्री फंवारा बोला जाता है, ये भी ध्यान में रखिए। इसका जो लार्वा होता है, उस लार्वा के यूरो, यूरो का मतलब क्या होता है? टेल, इसके लार्वा की टेल में ही नोटोकोड मिलती है। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि किसके टेल में ही नोटोकोड, क्योंकि इसके वयस्क के अंदर नोटोकोड नहीं मिलेगी, इसका लार्वा ज्यादा एडवांस होता है इसके वयस्क की तुलना में, तो इसके टेल के अंदर या इसकी पूंछ में नोटोकोड मिलती है। अब जो मेटामोर्फोसिस होता है, पहले उसको समझिए।
मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है, यानी लार्वा से, जिनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट लार्वा बनेगा, लार्वा से उसके बाद में वो अडल्ट में कन्वर्ट होगा, वयस्क में रूपांतरित होगा। लार्वा से वयस्क में रूपांतरण होने की प्रोसेस क्या कहलाती है, मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण। अब यदि लार्वा की तुलना में वयस्क ज्यादा विकसित होता है तो इस प्रकार के मेटामॉर्फोसिस को बोलेंगे अपन प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, और मोस्टली प्राणियों के अंदर ये मिलता है। लेकिन हर्डमानिया जो है इसमें उल्टा होता है, इसमें लार्वा ज्यादा विकसित होता है वयस्क की तुलना में, यानी कायांतरण के द्वारा लार्वा गतिशील होता है, पूंछ मिलती है, तैरता है, लेकिन ये एक स्थानबद्ध वयस्क में रूपांतरित हो जाता है, तो इसका वयस्क होता है वो कम विकसित होता है, यानी मेटामॉर्फोसिस के बाद में और इसके कुछ लक्षण होते हैं, उनका रिडक्शन हो जाता है, अपहास्रित हो जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के मेटामॉर्फोसिस को कहा जाता है रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, प्रतिगामी कायांतरण। क्वेश्चन लैंग्वेज बदल सकती है, ध्यान में रखें कि प्रतिगामी कायांतरण किस में मिलता है, हार्डमानिया के अंदर, या हार्डमानिया का लार्वा कौन सा कायांतरण दर्शाता है, तो रिट्रोग्रेसिव या प्रतिगामी कायांतरण। अच्छी प्रकार से तैयार कर लीजिए, एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा यहां से अपना एक करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द हार्ट ऑफ फिशेस इज कॉल्ड वीनस हार्ट, इट इज, मछलियों का हृदय शीरा हृदय कहलाता है, ये होता है शीरा हृदय। पहले इसका मतलब समझना, वीनस हार्ट यानी वीनस हार्ट का मतलब जिसके अंदर इम्प्योर ब्लड ही भरा रहता है, अशुद्ध रक्त ही रहता है, उसको बोलते हैं अपन शीरा हृदय। और इसके हृदय में कितने चेंबर होते हैं, 2 ही चेंबर होते हैं, यानी मछलियों के हृदय में 2 ही चेंबर होते हैं, इसीलिए उसके अंदर क्या भरा रहता है, अशुद्ध रक्त ही भरा रहता है। तो पहली बात, किसके हृदय को शीरा हृदय कहा जाता है, मछलियों के हृदय को शीरा हृदय या वीनस हार्ट कहा जाता है। कितने चेंबर्ड होते हैं, 2 चेंबर्ड होता है, जो ऑप्शन ए के अंदर मौजूद है, तो आप लगा लीजिए ऑप्शन ए 2 चेंबर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, वन एंड मीडियन नोस्ट्रिल, यानी उस प्राणी को बताना है जिसमें एक मध्य नोस्ट्रिल होता है, अनपेड फिन होते हैं यानी अयुग्मित पंख होते हैं, जबड़ा विहीन होता है यानी जालेस होता है, उसमें जबड़ा नहीं मिलता है, गोल माउथ होता है, किसका लक्षण है, यानी ऐसा प्राणी आपको इनमें से बताना है जिसमें एक मीडियन नोस्ट्रिल होता है, अयुग्मित अनपेड फिन मिलेंगे, जबड़े नहीं मिलेंगे, और गोल मुख वाला होगा। तो यहां आ जाइए, देखो ये ग्रुप रहा एग्नेथा। एग्नेथा का मतलब होता है जबड़े विहीन, जिसके अंदर जो ऑब्सेंट होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जबड़े विहीन होंगे उनको बोलते हैं। यहां से क्या, ऑस्ट्रेकोडर्मो साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो का मतलब देखिए, साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, गोलाकार, स्टोमा का मतलब क्या होता है, माउथ। तो यानी साइक्लोस्टोमेटा ऐसे प्राणियों का समूह है जिनका माउथ क्या होता है, गोल होता है, सर्कुलर होता है। और साइक्लोस्टोमेटा के अंदर जो सदस्य है उसका नाम क्या होता है, पेट्रोमाइजोन या लेम्प्रे जिनको बोलते हैं। तो ऑप्शन के अंदर आपकी ए में है पेट्रामाइजोन, यानी जो ऊपर क्वेश्चन में जो विशेषताएं दी गई है ये किन में मिलती है, ये पेट्रामाइजोन में मिलती है। फिर क्वेश्चन घूम करके पेट्रामाइजोन की विशेषताएं, इसमें एक और मध्य नासारंध्र होता है, अयुग्मित पंख मिलते हैं इनके अंदर, जबड़े विहीन होते हैं, इनका माउथ सर्कुलर होता है, ऐसे क्वेश्चन भी बन सकता है। तो ध्यान में दीजिए पेट्रामाइजोन, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। हार्डमानिया के बारे में अपन बात कर ही चुके हैं, शीश कट या समुद्री फंवारा इसको कहा जाता है। हिप्पोकैम्पस होता है, समुद्री घोड़ा इसको कहा जाता है, एक ऐसी मछली है जो वर्टिकल तैरती है, सीधी तैरती है वर्टिकली रूप से, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए, हिप्पोकैम्पस या समुद्री घोड़ा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा बेटा ए, पेट्रामाइजोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलम पोरीफेरा के जीव होते हैं, यानी फिर पूछा हमें कि पोरीफेरा के जो सदस्य होते हैं कैसे होते हैं, एक कोशिकीय नहीं, एक कोशिका वाले तो ओनली फोर क्या है, प्रोटोजोआ के सदस्य हैं, तो पहला तो ऑप्शन निकल गया वैसे ही। दूसरे के अंदर दिया ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी नहीं होते क्योंकि ट्रिप्लोब्लास्टिक कहां से होते हैं, प्लेटियल मंथिस के बाद वाले ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इसका मतलब बहुकोशिकीय है, ये बात सही है, पोरीफेरा की सदस्य बहुकोशिकीय है। और इसमें क्या होता है, शरीर का गठन या संगठन या ऑर्गेनाइजेशन कोशिकीय स्तर का होता है, बताया था ना मैंने कि मल्टी सेलुलर है, लेकिन उसके बावजूद भी इनके शरीर का संगठन कोशिकीय स्तर का ही होता है, यानी बहुत सारी कोशिकाएं हैं शरीर में लेकिन टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है क्योंकि इनमें लेबर डिवीजन मिलता है, श्रम विभाजन मिलता है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलम पोरीफेरा के वर्गीकरण का आधार है। अब हम जो भी वर्गीकरण करते हैं, यहां से नॉन कोडेटा कोडेटा किया, तो हमने कहा कि नोटोकोड, नर्वोकोड, गिल स्लिट्स को बेस बनाया, कोशिका की संख्या के आधार पर हमने प्रोटोजोआ मेटाजोआ बना दिया।
तो जो कोई भी फाइलम है आगे चलकर उनमें भी अपन क्लासिफिकेशन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे, यानी अलग अलग समूहों में जब विभाजित करेंगे तो किसी न किसी लक्षण के आधार पर करेंगे। अब कौन सा लक्षण है, जैसे प्रोटोजोआ के सदस्य होते हैं, इनको किन के आधार पर इनके आगे क्लास बनाएगी, तो वो बनाएगी सुडोपोडिया की बेस पर, गमनांग है कैसे उसके आधार पर। पोरीफेरा के जो सदस्य हैं इनके अंदर हमने कहा था क्या मिलता है, इनके अंदर एंडोस्केलेटन मिलता है, किसका बना होता है, स्पिक्यूल्स और फाइबर का बना होता है, पहले देख लिया। अब पोरीफेरा के जो सदस्य हैं इनको इनके अंतःकंकाल के आधार पर क्या किया गया, क्लासिफाइड किया गया कि अंदर अंतःकंकाल है वो किस प्रकार का, तो टाइप ऑफ एंडोस्केलेटन, ऑप्शन बी। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोरीफेरा में नाल तंत्र पाया जाता है जो सहायक होता है। देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक तो कि नाल तंत्र या केनाल सिस्टम, केनाल सिस्टम ओनली फॉर किस में मिलेगा, पोरीफेरा के सदस्यों में। देखो नाम से क्या, पोरी, पोरी का मतलब छिद्र, इनकी पूरी बॉडी पर छेद मिलते हैं, उनसे अंदर नलिकाएं जाती हैं, उनसे पानी का फ्लो होता है। ठीक है, जैसे अभी अपने साइकोन के बारे में छोटा सा डायग्राम बनाया था, जैसे बॉडी पर छेद मिलते हैं पूरी पर, इनको बोला जाता है ओस्टिया। पूरी बॉडी पर छेद मिलेंगे, इनको बोला जाता है ओस्टिया। एक बड़ा सा छेद होता है उसको बोलते हैं ओस्कुलम। अब इन ओस्टिया के थ्रू क्या करता है, इसकी बॉडी के अंदर पानी आता है, इधर इसकी गुहा, इसको बोलते हैं स्पंजोसील। पोरीफेरा के सदस्यों को सामान्यतः क्या बोलते हैं, स्पंज बोलते हैं। इनके अंदर जो कैविटी मिलेगी उसको स्पंजोसील बोलेंगे। ठीक है, अब यहां से पानी आया ओस्टिया से स्पंजोसील में आएगा, इधर से बाहर निकल जाएगा, तो लगातार पानी आता रहेगा, बाहर निकलता रहेगा। तो इस प्रकार का जो सिस्टम है इसको तो कहा हमने केनाल सिस्टम या नाल तंत्र। देखो नलिकाएं सी होंगी, नाल तंत्र बोलेंगे। काम क्या करता है, क्योंकि ज्यादा कोई डेवलप्ड जीव है नहीं है, तो इनके अंदर चाहे पोषण हो, चाहे श्वसन हो, चाहे उत्सर्जन हो, ये सारे के सारे काम किसके द्वारा होंगे, केनाल सिस्टम के द्वारा। देखो पानी आएगा, पानी के साथ में भोजन के कण आएंगे। ठीक है, अब श्वसन करना होगा तो पानी के साथ में भी ऑक्सीजन आ जाएगी, उत्सर्जन करना तो वेस्ट प्रोडक्ट को पानी में छोड़ दिया जाएगा, जो आएगा बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो उसके साथ में क्या हो जाएगा, एक्सक्रेशन हो जाएगा। तो चाहे श्वसन है, उत्सर्जन है, प्रजनन, उत्सर्जन, श्वसन और पोषण, तीन ऑप्शन दे रखे, उपरोक्त सभी हो जाएंगे हमारे इसके अंदर। क्वेश्चन ऐसे भी मिल सकता है, केनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, पोरीफेरा में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पंजेज कंटेन्स, स्पंजों में होता है, जैसे मैंने कहा कि पोरीफेरा के सदस्य होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्पंज कहलाते हैं। ठीक है, इनमें इसके बारे में पूछा है कि इनके अंदर केवल अंतःकोशिकीय पाचन होता है, केवल बाह्य कोशिकीय यानी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, दोनों होते हैं, यानी में से कोई नहीं होते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं, कई बार गलती कर जाते हैं, ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं कि जिनमें ए और बी, तो वो ए और बी पर टिक लगा देते, ऐसा नहीं करना है। स्पंज या जो पोरीफेरा के सदस्य इनमें ओनली फॉर अंतःकोशिकीय यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। अंतःकोशिकीय का मतलब कोशिका के अंदर। ठीक है, कोशिका के अंदर जो भी खाद्य पदार्थ होगा उसको लिया जाएगा, उसके अंदर डाइजेशन होगा। बाह्य कोशिका का मतलब कोशिका के द्वारा कोई एंजाइम या कोई पदार्थ बाहर की तरफ स्रावित होगा और बाहरी माध्यम में उसका डाइजेशन होगा, फिर उसको एब्जॉर्प्शन करेंगे, अवशोषण करेंगे। लेकिन स्पंजों के अंदर ओनली फॉर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही है, फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। इसमें दिया हमने कहा ना कि पोरीफेरा के सदस्यों में क्या मिलता है, केनाल सिस्टम मिलता है। अब केनाल सिस्टम के भी अलग अलग टाइप होते हैं। इस क्वेश्चन का उद्देश्य ये है कि अलग अलग टाइप के जो केनाल सिस्टम है वो आपको ध्यान में रहे, कौन सा केनाल सिस्टम और किस में मिलता है, ये आपको ध्यान में रखना अच्छी प्रकार से। तो एक होता है एस्केनोइड केनाल सिस्टम, जो किस में मिलता है, ल्यूकोसोलेनिया के अंदर, बिल्कुल सही है ये। साइकोनोइड केनाल सिस्टम है वो मिलता है साइकन के अंदर, इस प्रकार वाला जो मैंने बनाया, साइकोनोइड साइकन के अंदर, बिल्कुल करेक्ट है। इसके अलावा ल्यूकोनोइड केनाल सिस्टम ये मिलता है स्पॉन्जिला के अंदर, ये भी सही है। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज ध्यान रखना है, ये उदाहरण आपको याद करने अच्छी प्रकार से। अब ऐसे नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज ऐसा कैसा मिल जाए, आपको सिंपल पूछ सकता है कि ल्यूकोसोलेनिया के अंदर किस प्रकार का केनाल सिस्टम पाया जाता है, या स्पॉन्जिला के अंदर कौन सा केनाल सिस्टम पाया जाता है, या ल्यूकोनोइड केनाल सिस्टम किस में पाया जाता है। ये तीनों केनाल सिस्टम आपको ध्यान में रखना है, इसका नाम और इसका एग्जाम्पल की किन के अंदर ये मिलता है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरल रीफ आर फॉर्म्ड बाय, प्रवाल भित्ति का निर्माण करते हैं, मोलस्का के प्राणी करते हैं, सिलेंट्रेटा के प्राणी करते हैं,
प्रोटोजोआ के प्राणी करते हैं या आर्थ्रोपोडा के करते हैं? तो बेटा यहाँ पर जो सिलेंट्रेटा के सदस्य हैं या निडेरिया के जो सदस्य हैं, इनके सदस्य जिनको कोरल बोलते हैं, और वो अपने चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का सेक्रेशन करते हैं। कोरल वैसे प्राणी एक ही है, ठीक है, पर और ये क्या करते हैं, प्रवाल भित्तीय कोरल रीफ का निर्माण करते हैं, समुद्र में बड़ी बड़ी पहाड़ियां खड़ी कर देते हैं, करते प्रोटेक्शन के लिए। कॉलोनियल प्राणी कॉलोनी बनाकर रहते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट सेक्रेट करते हैं, करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे। कैल्शियम कार्बोनेट क्या, चूना पत्थर है, तो बड़ी बड़ी पहाड़ियां बन जाती है। तो प्रवाल भित्ति है वो किसके अंदर मिलेगी, तो वो सिलेंट्रेटा के सदस्यों के अंदर मिलेगी। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुरूपता तथा पीडी एकांतरण विशेषता है, यानी पॉलीमॉर्फिज्म एंड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या जनरेशन अल्टरनेशन किस में मिलता है, ये भी विशिष्ट लक्षण है। जितने भी यहाँ पर क्वेश्चन लिए गए सारे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया गया है, तो इनकी कंसेप्ट को आपको अच्छी प्रकार से क्लियर करना, ये ध्यान दीजिए। पहले दोनों का मतलब समझिए। बहुरूपता नाम से पॉलीमॉर्फिज्म, एक से ज्यादा रूप। अपने मधुमक्खी के बारे में सभी ने देखा सुना है, मधुमक्खी के अंदर 3 प्रकार के सदस्य होते हैं, रानी होती है, ड्रोन होता है और वर्कर होते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, बहुरूपता है मधुमक्खी, लेकिन रूप अलग अलग है इनके, इनकी संरचना के अंदर डिफरेंस है, उसको बोलते हैं बहुरूपता। तो एक ही जीव जिसके एक से ज्यादा रूप है, ऐसी कंडीशन को बोलेंगे अपन बहुरूपता। और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब एक सदस्य से उसके जैसा प्राणी नहीं बनेगा। जैसे जो सिलेंट्रेटा के सदस्य हैं, इसमें क्वेश्चन पूछा किस में मिलता है, फाइलम पूछा हमें, तो फाइलम क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन हो जाएगा आप सिलेंट्रेटा के जंतुओं के अंदर। अब इसको थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं, क्वेश्चन को उठाइए जी, थोड़ा एक बार समझिए इसको। पॉलीमॉर्फिज्म और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसका जो सदस्य ओबेलिया है, ओबेलिया सिलेंट्रेटा का सदस्य ओबेलिया, इसके अंदर एक जो इसका सदस्य होता है उसको बोलते हैं पोलिप, और एक सदस्य होता है उसको बोलते हैं मेडुसा। पोलिप होता है ये क्या होता है, ये बिल्कुल एक जगह पे रहता है, स्थानबद्ध होता है, और मेडुसा होता है ये क्या होता है, फ्री लिविंग होता है। किसके 2 रूप हैं ये, ओबेलिया के। तो बहुरूपता मिली कि नहीं मिली, मिल गई। दूसरी बात, पोलिप से कभी भी पोलिप पैदा नहीं होगा, पोलिप से क्या पैदा होगा, मेडुसा, और मेडुसा से क्या पैदा होगा, पोलिप। दोबारा पोलिप बनने में एक पीढ़ी का अंतर आ गया कि नहीं आ गया, इसी को तो क्या बोलते हैं, पीढ़ी एकांतर नहीं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ये किस में मिलता है, ये बेटा सिलेंट्रेटा के सदस्यों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन का आपका ऑप्शन हो जाएगा सिलेंट्रेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जंतु होते हैं, इनके बारे में पूछा है। प्लेटीहेल्मिन्थेस का पहले मतलब समझ लीजिए। प्लेटीज का मतलब होता है चपटा, फ्लेट। हेल्मिन्थेस का मतलब वोम कर्मी, चपटे कर्मी। हर फाइलम का कुछ न कुछ विशिष्ट नाम से पता चल जाता है। एस्केल्मिन्थेस का मतलब राउंड वोम, जो गोल कर्मी है। एनिलिडा का मतलब जिसमें एनुलस मिलती है, रिंग मिलती है, मतलब सेगमेंटेशन मिलता है। आर्थ्रोपोडा का मतलब जिसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, संधित उपांग होते हैं। मोलस्का का मतलब जिनके अंदर क्या होते हैं, कोमल बॉडी होती है। हर फाइलम का विशिष्ट कुछ न कुछ इनकी विशेषता के आधार पर इनको नाम दिया गया। अब चपटे कर्मी हमें फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस के जंतु पूछे हैं, तो कैसे होते हैं, देखिए ट्रिप्लोब्लास्टिक थे कि नहीं थे, बिल्कुल ट्रिप्लोब्लास्टिक थे। सिमेट्री कैसी थी, बाइलेटरल, द्विपार्श्व समित थी। देखते चलिए कौन से में मिल रहा है, सी के अंदर मिल रहा है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, द्विपार्श्व समित है, पृष्ठ अधर चपटे एवं एसिलोमेट। पृष्ठ और अधर सतह पे चपटे होंगे, नाम से ये चपटे कर्मी चपटे हैं। बाकी सिलोम के आधार पर देखिए तो हमने क्या कहा था, ये एसिलोमेट है, ठीक है। तो एसिलोमेट, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्लेनेरिया, लिवर फ्लूक एंड टेप वर्म आर, यानी प्लेनेरिया है, लिवर फ्लूक है और टेप वर्म, पित्ता कर्मी जिसको बोलते हैं, इनके बारे में बताना है। क्या सभी खंडित होते हैं या सभी देहगुए होते हैं, आप देहगुए तो नहीं होंगे, आपको पता है, क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्य हैं सारे के सारे ये, ठीक है। तो इनमें वास्तविक सिलोम तो मिलती नहीं है, एसिलोमेट होते हैं, तो नहीं होगा। अंतःपरजीवी, अब कुछ इसमें अंतर, लेकिन सारे अंतःपरजीवी नहीं है। सभी चपटे कर्मी, नाम से आएगा सारे के सारे क्या है, चपटे वर्ग कर्मी, यानी सारे के सारे ये प्लेटीहेल्मिन्थेस के सदस्य हैं। यहां से आपको एग्जाम्पल भी ध्यान में रखने, पूछ लिया कि प्लेनेरिया किस फाइलम का सदस्य है, या लिवर फ्लू किस फाइलम का सदस्य है, या फीता कर्मी टेपरम किस फाइलम का सदस्य है, प्लेटीहेल्मिन्थेस का। तो ये सारे के सारे क्या, चपटे कर्मी है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है टीनिया तथा अन्य फीता कर्मियों में, टीनिया सोले या जो अदर टेपवर्म है उनमें आहार नाल नहीं होती है। देखो आहार नाल नहीं मिलती, बेसिकली क्या होती है, एंडोपैरासाइट होती है, किसी न किसी जीव की बॉडी के अंदर रहेंगे। अब इनमें आहार नाल नहीं होती है क्योंकि भोजन ग्रहण कर लेते हैं। अब आहार नाल का काम, एलिमेंट्री के नल का काम क्या, भोजन का डाइजेशन करना। अब इनमें मिलती नहीं है, इसका मतलब क्या, किससे भोजन करेंगे, माउथ से करेंगे, शक्कर से करेंगे, स्किन से करेंगे, या इनमें से सबके द्वारा करेंगे, तो ये करेंगे स्किन के द्वारा। ये आपको पता है कि ये रहते हैं मोस्टली ऐसी जगह पर जहां पर डाइजेस्टिव फूड होता है, पचा पचा है भोजन, इनको खुद को डाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, इसलिए डायरेक्ट क्या करते हैं, अपने स्किन के द्वारा ये अवशोषण कर लेते हैं। क्योंकि माउथ एलिमेंट्री कैनाल होगी तब क्या होगा, माउथ होगा और उसके माध्यम से अंदर जाएगा, लेकिन इनके अंदर एलिमेंट्री कैनाल है नहीं, तो ओनली फॉर ये अपनी सतह से यानी स्किन के द्वारा क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ को अवशोषित कर लेते हैं। क्योंकि मिलते कहां पर, अंदर मिलते हैं, एंडोपैरासाइट जहां पर जिस भी होस्ट की बॉडी में मिलेंगे उसकी ऐसी जगह पर रहेंगे जहां पर भोजन है और डाइजेस्टिव फूड है, वहां पर इनको खुद को डाइजेशन करने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्ट स्किन के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा है कि वह प्राणी जिसका शरीर वास्तविक विखंडित होता है, यानी इसमें से वो एग्जाम्पल बताने जिनके अंदर आपको एक्चुअली डिस्टिंग्रेशन मिलेगा, सेगमेंटेशन मिलेगा, यानी वास्तविक खंड मिलेंगे। अब बहुत सारे प्राणी होते हैं वो आपको खंडित दिखेंगे लेकिन उनमें वास्तविक खंड नहीं मिलते हैं। मिलीपिड है, सेंटीपिड है, केंचुआ है, तीनों के अंदर क्या मिलते हैं, वास्तविक रूप से खंडित होते हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। चलते हैं अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन से क्वेश्चन कवर और हो जाएगा आपका। किन प्राणियों में वास्तविक विखंडन पाया जाता है, अब इसको समझिए। देखो यहां पर अपने पास में ऑप्शन आ रहा है एनेलिडा आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का में, प्लेटिहेल्मिंथेस एनेलिडा में, केवल एनेलिडा में। देखो यहां से देखिए एनेलिडा, एनेलिडा के बाद में क्या था, आर्थ्रोपोडा। वास्तविक जो विखंडन होता है वो बेटा इन दो फाइलम के सदस्यों में ही मिलता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो एग्जांपल आए थे वो किनके थे, इन्हीं दो फाइलम के तो थे, ठीक है। एनेलिडा के अंदर का फाइलम को एग्जांपल कौन सा था, अर्थवर्म था, बाकी जो थे वो आर्थ्रोपोडा के थे। तो क्वेश्चन इस रूप में भी, यानी एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में वास्तविक विखंडन मिलता है, ठीक है, बाकी में वास्तविक विखंडन नहीं मिलेगा, तो ये ध्यान रखना आपको। इसके अंदर एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा ऑप्शन ए के अंदर ही आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह के सभी सब द्विलिंगी जंतु हैं, द्विलिंगी या बाइसेक्सुअल का मतलब क्या है, या हर्मेफ्रोडाइट का मतलब क्या है, कि एक ही प्राणी के अंदर नर और मादा दोनों जननांग मिलते हैं, उसको बोलते हैं द्विलिंगी। किसमें मिलेगा, एस्केरिस, हाइड्रा, फेरेटिमा। अब एस्केरिस के बारे में जानते हो तो आपको पता है एस्केरिस में डायमॉर्फिज्म है, नर और मादा अलग अलग है, अलग अलग है, इसका मतलब आगे वाले पे जाने की जरूरत ही नहीं, ये नहीं होगा। हाइड्रा, ह्यूमन, लीच, मनुष्य ऑप्शन आ गया, इसके बारे में तो जरूर जानते हैं आप। मनुष्य के अंदर क्या हमारे में दोनों लिंग एक में होते हैं, नहीं, नर अलग है, मादा अलग है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। फीताकर्मी, टोड, तारा मछली, ये भी नहीं होगा। जोंक यानी लीच है, टेपोरम और हाइड्रा है, ये ऑप्शन हो जाएगा। इनके जो सदस्य होते हैं वो हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, यानी नर और मादा जननांग एक ही प्राणी में मिलेंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मक्खी तथा मच्छरों के विकास में होने वाले कायांतरण को कहते हैं। सामान्य तो मक्खी और मच्छर हमारे आसपास देखते हैं, मक्खी और मच्छर किस फाइलम में आते हैं बेटा, आर्थ्रोपोडा में आते हैं, और आर्थ्रोपोडा की क्लास इंसेक्टा में। और जिन प्राणियों में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, वहां लार्वा मिलता है, वो लार्वा रूपांतरित होकर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वयस्क में। एक सामान्य जैसे अपन तितली की बात करें, बटरफ्लाई की, सामान्य एक मक्खी की बात करें, तो इनके अंदर मिलता है होलोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। मतलब क्या, जैसे मक्खी है, ये मक्खी है, इसने दिए अंडे, अंडे से क्या निकला, लार्वा, लार्वा बाद में किस में कन्वर्ट होता है, प्यूपा के अंदर, और प्यूपा फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, अडल्ट के अंदर, या कईयों में लार्वा डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, वयस्क के अंदर। इस प्रकार का जो पैटर्न होता है इसको बोलते हैं अपन होलोमेटाबोलस। मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, बिटल हो गए, जो कोलियोप्टेरा के सदस्य होते हैं, बिटल, इन सब के अंदर क्या मिलता है, होलोमेटाबोलस प्रकार का मेटामॉर्फोसिस मिलता है। हेमी मेटाबोलस ये किस में मिलता है बेटा, ये मिलता है ड्रैगन फ्लाई के अंदर।
ड्रैगन फ्लाई, मे फ्लाई, इनके अंदर होता है हेमीमेटाबोलस। कि इसमें क्या होता है, लार्वा की जगह क्या निकलता है, निम्फ निकलेगा, एक अलग ही संरचना निकलेगी, वो फिर वेस्ट के अंदर कन्वर्ट होगी, कंप्लीट नहीं होगी। एक होता है एमेटाबोलस, एमेटाबोलस मिलता है सिल्वर फिश के अंदर, लेपिस्मा के अंदर। ठीक है, तो अलग अलग कीटों के अंदर मेटामॉर्फोसिस के टाइप है। एमेटाबोलस ध्यान में रखिए, एमेटाबोलस, एमेटाबोलस मिलता है सिल्वर फिश के अंदर, लेपिस्मा जिसको बोलते हैं। हेमीमेटाबोलस किसके अंदर मिलेगा, ड्रैगन फ्लाई के अंदर। हेमीमेटाबोलस मिलेगा ड्रैगन फ्लाई के अंदर, और होलोमेटाबोलस मिलेगा जैसे मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, बिटल हो गए, कोलियोप्टेरा हो गए, इन सदस्यों के अंदर मिलेंगे। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, होलोमेटाबोलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ग क्रस्टेशिया के लार्वा है, टॉपिक दे रखा हमारे पूरे क्रस्टेशिया के लार्वा सिलेबस के अंदर, तो आपको क्रस्टेशिया के सभी लार्वा के नाम ध्यान होने चाहिए। हालांकि इस क्वेश्चन में मैंने सारे डाल दिए, आपको किसी एक का भी नाम मिल सकता है, दो का भी नाम मिल सकता है। कि आपको दे दिया जैसे नोप्लियस नाम दे दिया, कि नोप्लियस किस क्लास का लार्वा है, तो क्रस्टेशिया का। या आपको दे दिया मेगालोपा किसका लार्वा है, क्रस्टेशिया का। सारे के सारे नाम आपको ध्यान में होने चाहिए, यानी ये सारे क्रस्टेशिया के लार्वा है। नोप्लियस, जोइया, माइसिस, साइप्रिस, मेगालोपा, फाइलोसोमा। ठीक है, ये सारे के सारे क्रस्टेशिया के लार्वा है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी, अबो ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। स्पाइडर के अंदर बुकलंग मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। स्पाइडर एरेक्निडा का मेंबर, और एरेक्निडा के अंदर क्या मिलते हैं, बुकलंग्स मिलते हैं, पुष्ट फुफ्फुस मिलते हैं श्वसन के लिए, बिल्कुल करेक्ट बात है। नेरिज के अंदर क्या मिलते हैं, पैरापोडिया, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है पैरापोडिया, पार्श्वपाद मिलते हैं नेरिज के अंदर। एलिडा का सदस्य है, इसके अंदर क्या मिलते हैं, पार्श्वपाद। क्वेश्चन सिंपल भी मिल सकता है, बोले पार्श्वपाद किसमें पाया जाता है, नेरिज के अंदर। डी ऑप्शन देखिए, बिरोई के अंदर है कॉम्ब प्लेट, कॉम्ब प्लेट बॉडी पर कंघे की जैसी, कॉम्ब का मतलब कंगा, कंघे की जैसी प्लेट मिलेंगी बॉडी के ऊपर, ऐसी प्लेट बिरोई के अंदर पाई जाती है, बिल्कुल सही बात है। स्टारफिश के अंदर केनाल सिस्टम, केनाल सिस्टम बेटा किस में मिलता है, केनाल सिस्टम मिलता है पोरीफेरा के सदस्यों में। और स्टारफिश किसका सदस्य है, स्टारफिश है इकाइनोडर्मेटा का सदस्य। अब यहां से ध्यान दीजिए कि जोड़ा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी। तो बोले फिर तारा मछली में क्या मिलता है, तारा मछली के अंदर मिलता है बेटा वाटर वेस्कुलर सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ये ध्यान रखिए। जल संवहनी तंत्र, क्वेश्चन सिंपल सीधा मिल सकता है। जल संवहनी तंत्र किसकी विशेषता है, स्टारफिश की, तारा मछली की। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आप ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि तारा मछली के अंदर केनाल सिस्टम नहीं, तारा मछली के अंदर मिलता वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जल संवहनी तंत्र। इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए, द्विपार्श्व सम्मित है, यानी बॉडी क्या है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, खुला परिसंचरण तंत्र मिलता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तथा हीमोसील मिलती है। बॉडी के अंदर जो सीलोम है उसको क्या बोला गया, हीमोसील बोला गया है। किसके गुण है ये, हिरुडीनिया के हैं, कुछ आर्थ्रोपोडा के हैं, सभी आर्थ्रोपोड्स के हैं, प्रोटोजोआ के। तो बेटा ये आर्थ्रोपोड्स की विशेषता है, सभी आर्थ्रोपोड्स के अंदर ऐसा देखने को मिलेगा। बायलेटरल सिमेट्री होगी इसके अंदर, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, और हीमोसील इनके अंदर मिलेगी। तो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी करेक्ट यहां से। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या किया गया, देखा गया आपको सीधा पूछ लिया, बोले खुला परिसंचरण तंत्र, ऐसे भी आपको पूछ लेगा, इसका नाम दे देगा। यहां से देखिए एनिलिडा के जो सदस्य होते हैं इनके अंदर बंद परिसंचरण मिलता है, यहाँ बाद में खुला आ गया वापस। ठीक है, एनिलिडा हो गए, कोर्डेट हो गए, इन सब के अंदर क्या होता है, बंद होता है। लेकिन यहाँ पूछा खुला, तो खुला किसके अंदर है, आर्थ्रोपोडा के अंदर। बंद का मतलब विभिन्न बंद नलिकाओं में रक्त बहता है, खुले का मतलब जहां रक्त ब्लड साइनस होंगे, चेंबर होंगे, खुला होगा, और वहां पर क्या होगा, ऑर्गन होंगे डायरेक्ट रक्त के या ब्लड के कांटेक्ट में रहेंगे, उसको बोलते हैं अपन खुला परिसंचरण तंत्र। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे बड़े फाइलम आर्थ्रोपोडा में श्वसन होता है,
एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन बोलो सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है, तो बेटा जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम है वो कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। क्लियर है, आर्थ्रोपोडा है जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम। तो पहला क्वेश्चन तो ये सिंपल मिल सकता है, बोलो सबसे बड़ा फाइलम कौन सा, आर्थ्रोपोडा। और आर्थ्रोपोडा में भी इसकी क्लास इंसेक्टा वो सबसे बड़ा है। इसके बाद में 2 नंबर पर कौन आता है, मोलस्का आ जाता है। ठीक है, अब इसमें पूछा सबसे बड़े फाइलम आर्थ्रोपोडा में श्वसन किसके द्वारा होता है, ट्रेकिया द्वारा होता है, गिल्स के द्वारा होता है, बुकलंग्स के द्वारा होता है, या फिर इन सभी के द्वारा होता है। तो ये सारी संरचनाएं आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में मिलती है। ट्रेकिया हमने देखा जो इंसेक्ट होंगे उनके अंदर ट्रेकिया मिलते हैं, गिल्स मिलते हैं कुछ सदस्यों के अंदर, बुकलंग्स अभी थोड़ी देर पहले आया था स्पाइडर के अंदर बुकलंग्स मिलते हैं। तो सारी संरचनाएं आपको ध्यान में रखना, आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में श्वसन किस किस के द्वारा होगा, ट्रेकिया द्वारा, गिल्स के द्वारा, बुकलंग्स के द्वारा। तो अब वो सारे हो जाएंगे, अब वो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मेलपिगिन नलिकाएं होती हैं, मेलपिगिन ट्यूब्यूल्स किसके अंदर मिलती हैं, क्या है ये, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, या कीटों के श्वसन अंग है, या मेंढक के उत्सर्जन अंग है, या कीटों के उत्सर्जी अंग है। तो पहली बात तो मेलपिगिन ट्यूब्यूल क्या एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उत्सर्जी संरचना है। ये किसमें मिलती है, ये मिलती है बेटा कीटों के अंदर। जो आर्थ्रोपोडा की क्लास इंसेक्टा है, इंसेक्टा के अंदर उत्सर्जन के लिए क्या मिलती है, मेलपिगिन ट्यूब्यूल मिलती है। क्योंकि कीटों के जो श्वसन अंग होते हैं वो तो क्या होते हैं, ट्रेकिया होते हैं। तो ऑप्शन आपका यहां से डी करेक्ट हो जाएगा, कीटों के उत्सर्जी अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह प्राणी जिसमें रेडुला पाया जाता है, एक विशिष्ट संरचना है रेडुला, जो किसमें मिलती है, वो मिलती है पाइला के अंदर। पाइला किसका सदस्य, मोलस्का का। यानी ये एक प्रकार से क्या, रेतनांग है, भोजन जो होता है उसको क्रश करने का काम करता है, मसलने का काम करता है। ऐसी संरचना पाइला के अंदर ही मिलती है। तो रेडुला तो विशिष्ट क्वेश्चन बन जाता है ये भी कि रेडुला किसकी विशेषता है, किसमें मिलता है, पाइला में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्फीबिया की विशेषता है, यानी इधर वाले नॉन कोडेटा के मोस्टली अपने क्वेश्चन सभी फाइलम से संबंधित कवर कर ली, और भी कुछ आते रहेंगे। अब इधर आ गए अपन, आगे यहाँ पर एम्फीबियन पे, उभयचर पे। उभयचर की विशेषता है, उभयचर के अंदर कौन आते हैं, मेंढक आते हैं। मेंढक है सिलामेंडर, जो जल में भी रहते हैं स्थल पर भी रहते हैं, उनको अपन एम्फीबियन कहते हैं। कैसे होते हैं, यूरियोटेलिक। इसका मतलब क्या, यूरियोटेलिक का मतलब उत्सर्जन किस, उत्सर्जन के अंदर कौन सा वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ेंगे, ये यूरिया। जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं उनको बोलते हैं अपन यूरियोटेलिक। ध्यान रखिए, एम्फीबियन का वेस्ट होता है यूरियोटेलिक होता है, इसका जो लार्वा होता है वो अमोनोटेलिक होता है, वो अमोनिया का उत्सर्जन करता है। तो पहली बात एम्फीबियन के बारे में सही है। डाइकोंडाइलिक स्कल, डाइकोंडाइलिक कपाल मिलता है। देखो डाइकोंडाइलिक का मतलब क्या है, हमारे में बात करें जैसे ये बोन फ्रंटल है, पीछे की तरफ होती है ऑक्सीपिटल होती है। इसके अंदर दो कॉन्डाइल होते हैं, दो छेद होते हैं, ऐसे समझिए। जिस खोपड़ी के अंदर वो दो छेद होंगे उसको डाइकोंडाइलिक बोलेंगे, जिसमें एक ही छेद होगा, ठीक है, एक ही ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, मोनोकोंडाइलिक। तो एम्फीबियन होते हैं, ये क्या होते हैं, डाइकोंडाइलिक होते हैं। हम भी क्या है, डाइकोंडाइलिक है। हमारी स्कल है वो भी कैसे डाइकोंडाइलिक है। तो डाइकोंडाइलिक कपाल बिल्कुल करेक्ट बात है। मध्य कर्ण में कोलुमेला की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ द कोलुमेला इन द मिडिल ईयर, मध्य कर्ण में कोलुमेला मिलती है। सभी बिल्कुल सारी विशेषताएं। इस क्वेश्चन का उद्देश्य भी मेंढक की मुख्य विशेषताएं आपको ध्यान में रखवानी है। एक एक मैंने बता दिया कि जैसे अबो आलवाल रहते हैं, इनमें ध्यान रखिए कि जो जितने भी तीनों ऑप्शन है उनकी सारी विशेषताओं को आप ध्यान में रखिए। सीधा क्वेश्चन मिल सकता है, बोलो एम्फीबियन की स्कल होती है, मोनोकोंडाइलिक होती है, डाइकोंडाइलिक होती है, इस प्रकार से मिल सकता है। या एम्फीबियन के सदस्य होते हैं, यूरियोटेलिक होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं, या यूरिकोटेलिक होते हैं। या मध्य कर्ण में किसके कोलुमेला संरचना किसके कान में पाई जाती है, एम्फीबियन के कान में पाई जाती है। इस तरीके के से भी आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है मगरमच्छ का अत्यधिक विकसित गुण है। मगरमच्छ क्या एक रेप्टाइल है, क्या बेटा एक रेप्टिलिया का सदस्य है। एम्फीबिया, एम्फीबिया के बाद में रेप्टाइल्स, इसके बाद में पक्षी यानी एविज, इसके बाद में मैमल्स। विकसित गुण क्या है, मजबूत जबड़े। आप कहीं देखेंगे तो बोलो मगरमच्छ पानी में रहता है, जबड़ा मजबूत होता है, ये एडवांस लक्षण होगा, नहीं। इसका एडवांस लक्षण होता है हार्ट, क्योंकि जो रेप्टाइल्स होते हैं इनके अंदर हार्ट जो होता है, भाई हमने मछलियों की बात की, मछलियों के हार्ट के अंदर कितने चैम्बर थे, दो हमने बात कर ली। एम्फीबिया वाले में कितने हैं, तीन। रेप्टाइल्स में क्या होते हैं, रेप्टाइल्स में तीन और तीसरा विभाजित होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन चार नहीं बनते हैं पूरी तरीके से। अपूर्ण मान लीजिए कि इनकम्प्लीट फोर चैम्बर बोल दीजिए, यानी दो पूरे होंगे और जो नीचे वाला चैम्बर होगा वो विभाजित होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन पूरा नहीं होता है। लेकिन जो क्रोकोडिलियस का जो ग्रुप है, यानी जिसमें मगरमच्छ आते हैं, इनमें पूर्ण रूप से
रेप्टाइल होते हुए भी हृदय में कितने कोष्ठक मिलेंगे? 4 कोष्ठक, क्योंकि आगे एविच और मेमल्स है, दोनों के हृदय के अंदर कितने कितने चैम्बर मिलेंगे? 4 तो आगे वाले ग्रुप जैसे एडवांस लक्षण किस में आ गया? मगरमच्छ में आ गया कि नहीं आ गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा बन सकता है कि मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो दिमाग में रहता है, बोले यार रेप्टाइल्स के अंदर तो 3 ही बनते हैं, तीसरा विभाजित होता है, 4 नहीं बन पाते हैं, लेकिन इनके अंदर कंप्लीटली 4 या 4 चैम्बर हार्ट अपने को मिलेगा, यानी पूरी तरीके से 4 चैम्बर इसके अंदर बन जाते हैं। तो ये इसका एक अत्यधिक विकसित गुण है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका हार्ट, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनोकॉन्डालिक खोपड़ी, सूखी त्वचा और प्रोसिलस वर्टिब्री। देखो कितनी विशेषताएं एक साथ पूछ ली है। मोनोकॉन्डालिक खोपड़ी है, स्किन है वो ड्राई है, और जो वर्टिब्री होती है वो प्रोसिलस टाइप की होती है। ये किसकी विशेषता है? तो मैंने आपको बताया था अभी कि एम्फीबियन की खोपड़ी होती है वो क्या होती है? डाइकोंडाइलिक है। मेमल्स की कैसी होती है? डाइकोंडाइलिक। बाकी की क्या रह गई? मोनोकॉन्डाइलिक। तो इसका मतलब यहां पर बर्ड्स पक्षी नहीं होगा, नहीं, क्या दे रखा है? एम्फीबियन दे रखा है कि इसके अंदर एम्फीबियन नहीं होगा, मेमल्स नहीं होगा, तो फिर बच गया कौन यहां पर? ठीक है, तो ड्राई स्किन किसकी मिलती है? ड्राई स्किन मिलती है रेप्टाइल्स की। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने को पूछा जा रहा है, समझिए कि मोनोकॉन्डालिक खोपड़ी। क्वेश्चन सीधा सीधा अकेला पूछा जा सकता है, बोले मोनोकॉन्डालिक स्कल किसकी है, या सूखी त्वचा किसकी, या प्रोसिलस वर्टिब्री किसमें मिलती है? तो ये मिलती है बेटा रेप्टाइल्स के अंदर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी जो सरीसृप होते हैं, उभयचर जो है सरीसृप या रेप्टाइल्स, इनके अंदर क्या है? मोनोकॉन्डाइलिक स्कल है, यानी इनकी ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल में एक ही छेद मिलेगा, वो तो मोनोकॉन्डाइलिक है। त्वचा इनकी स्किन रूखी होती है, ड्राई होती है, और वर्टिब्री जो होती है वो प्रोसिलस टाइप की होती है। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व आर फाउंड। 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं किन में पाई जाती है? सरीसृपों में मिलती हैं, पक्षियों में मिलती हैं, या मैमल्स में मिलती हैं? तो इन सभी के अंदर देखो यहां से रेप्टाइल्स, एविज और मैमल्स, सब के अंदर क्या मिल रही है? 12 जोड़ी क्रेनियल नर्व है। क्रेनियम से जो निकलती है, ब्रेन से जो तंत्रिकाएं निकलती है उनको क्या बोलते हैं? क्रेनियल नर्व बोलते हैं। तो इन सभी के अंदर मिलेंगी। तो पैटर्न से याद रख लीजिए यहां पर आपको, ठीक है। इनमें अब एम्फीबियन में कितने मिलेंगे? एम्फीबियन के अंदर 10 जोड़ी होती है। इस क्वेश्चन में अपना हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ इकाइनोडर्मेटा के जंतुओं की सममिति होती है। इकाइनोडर्मेटा के सदस्यों की सममिति कैसी है? तो मैंने बताया था कि यहां जाकर वापस एक अपवादी बन जाता है, होनी चाहिए द्विपार्श्व, लेकिन इसके वयस्क में क्या मिलती है? अर्य सममिति। ठीक है, और तारा मछली जो होती है, स्टारफिश होती है, उसकी संरचना तारे के जैसी होती है, 5 भुजाएं होती है, तो उनमें पंच अर्य बोल देते हैं। अर्य वो रेडियल सिमेट्री है, लेकिन 5 भुजाएं हैं बॉडी में, तो 5 तरीके से इसको 2 बराबर भागों में अपन विभाजित कर सकते हैं। इस पैटर्न से विभाजित कर देंगे, इससे कर देंगे, इस भुजा को मानकर कर देंगे, इस भुजा के आधार पर 5 बराबर। हमने कहा था किसी प्राणी को एक से ज्यादा रेखाओं से अपन 2 बराबर भागों में विभाजित कर सके तो वो अर्य सममिति है। 2 रेखाओं से कर पाए तो उसको द्विवर्य बोल देंगे, 5 रेखाओं से कर पा रहे हैं तो उसको पंचर्य बोल देते हैं। तो तारा मछली की बॉडी क्या है? स्टार के जैसी है, 5 भुजाएं होती हैं, तो इसके अंदर जो सममिति मिलेगी वो भी क्या मिलेगी? पेंटा रेडियल पंचर्य मिलेगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिरभ्रूणता नियोटेनी निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी दर्शाता है? देखो हमने पढ़ा था कि बोलो लार्वा से वयस्क में रूपांतरण, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? मेटामॉर्फोसिस। लार्वा कभी भी क्या नहीं कर सकता? रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप नहीं होते, वो अडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद में इसके अंदर बनते हैं प्रजनन अंग। लेकिन कई बार लार्वा लार्वल फॉर्म में ही प्रजनन करने लग जाए, यानी लार्वा लार्वा अवस्था में प्रजनन करने लग जाए, तो उस घटना को अपन क्या बोल देते हैं? नियोटेनी या चिरभ्रूणता। यानी वो लार्वल फेज में बना रहता है और वहीं पर रिप्रोडक्शन करने लग जाता है, उसको बोलते हैं चिरभ्रूणता। तो ये कंडीशन पहली बात तो मिलेगी किसके अंदर? लार्वा के अंदर। और ये कौन सी लार्वा के अंदर मिलती है? ये मिलती है बेटा एक्सोलोटल लार्वा के अंदर। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम में एज इट इज मिल सकता है। ऐसे एक्सोलोटल लार्वा क्या दर्शाता है? नियोटेनी। या चिरभ्रूणता या नियोटेनी किसके अंदर मिलती है? एक्सोलोटल लार्वा के अंदर। तो ऑप्शन सी के अंदर है आपका एक्सोलोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमोस्टिट लार्वा किसका है? हडमानिया का है,
हार्डमानिया का अपन ने देखा था, हार्डमानिया का लार्वा का क्या नाम था? एसिडियन टेडपोल लार्वा। पेट्रामाइजोन, मिक्साइन, उपरोक्त सभी सभी नहीं है। एमोसिट लार्वा कि किसका? ये पेट्रामाइजोन का। यहां से अपने कहा था साइक्लोस्टोमेटा का सदस्य पेट्रामाइजोन, इसके लार्वा को कहा जाता है एमोसिट लार्वा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका यहां से एमोसिट लार्वा, बी के अंदर है पेट्रामाइजोन, पेट्रामाइजोन या लेम्प्रे। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंग है? पहले तो ये समझना कि समजात अंग क्या होते हैं। समजात, सम का मतलब सम्मान, जात का मतलब उत्पत्ति, ऐसे अंग जिनकी उत्पत्ति सम्मान है। अब यहां से देखिए, हम टेट्रापोडा की बात करते हैं। टेट्रापोडा का मतलब जिसके अंदर 4 भुजाएं होती हैं, 2 आगे वाली 2 पीछे वाली। एम्फीबिया के अंदर 4 भुजाएं आपको पता है, ठीक है। रेप्टाइल्स के अंदर 4 भुजाएं होती हैं, 2 आगे वाली 2 पीछे वाली, सर्पों को छोड़कर। एविज, पक्षियों के अंदर 4 भुजाएं। अब बोलोगे गुरुजी पागल बना रहे हो, पक्षियों में 4 भुजाएं कहां होती हैं? लेकिन बेटा पक्षियों के अंदर जो पंख होते हैं वो अग्रपाद के रूपांतरण ही होते हैं। यानी रेप्टाइल से जब पक्षी बने तो आगे वाली भुजाएं वो पंखों में रूपांतरित हो गई, यानी 4 लिप मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो इनके अंदर भी 4 भुजाएं मिलेंगी, 2 पैर मिलेंगे, 2 पंख मिलेंगे, वो जो अग्रपाद है। और मैमल्स के अंदर हमारे में होते हैं 2 हाथ 2 पैर, तो 4 भुजाएं। अब देखो टेट्रापोड है, इन सब के अंदर क्या कि ऐसे ऑर्गन जिनकी उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य अलग अलग होता है। यहां से समझा देता हूं आपको। समजात, समजात अंग उनको बोलते हैं जिनकी उत्पत्ति यानी ओरिजिन तो क्या होता है? समान होता है, लेकिन उनके जो कार्य होते हैं वो क्या होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे हमारा हाथ है, इसके अंदर यहाँ कौन सी हड्डी है? ह्यूमरस है। यहाँ पर कौन सी है? रेडियोल्ना है। यहाँ कलाई वाले भाग में क्या होती है? कार्पल्स होती है। हथेली वाले भाग में क्या होती है? मेटाकार्पल्स होती है। अंगुलियों में क्या होती है? फेलेंजेज होती है। अब से ये आप एम्फीबियन का देख लीजिए, चाहे रेप्टाइल का देख लीजिए, चाहे एविड, चाहे मैमल्स, इन सब के 4 लिम्ब के अंदर ये सभी हड्डियां मिलेंगी, सारी बोन मिलेंगी। इसका मतलब क्या? एक जैसी बोन, इसका मतलब इनकी उत्पत्ति समान है। उत्पत्ति तो समान है लेकिन क्या काम समान है? हमारे में अगर भुजाएं क्या करती हैं? पकड़ने का काम करती हैं। पक्षियों के अंदर अगर भुजाएं क्या करनी है? उड़ने का काम कर रही हैं। रेप्टाइल्स के अंदर चलने के लिए से संबंधित है। एम्फीबियन के अंदर भी क्या है? ठीक है। अब इसके अंदर देखिए, इनके अंदर काम सबका अलग अलग है। जिस प्रकार के आवास में रहते हैं उस हिसाब से ये मॉडिफाई हो गए, लेकिन उत्पत्ति क्या है? समान है। ऐसा किसमें मिलता है? कॉकरोच के वक्षीय उपांग, मेंढक के पशुपाद। तो कॉकरोच तो यहाँ नॉन कोडेटा का है, मेंढक कोडेटा का, तो इनमें कहीं भी रिलेशन नहीं होगा, ऑप्शन नहीं होगा ये। पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख तथा उड़न छिपकली के पंख, ये भी नहीं होगा। पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख, क्योंकि चमगादड़ क्या एक मैमल है, स्तनधारी है। लेकिन उड़न छिपकली के पंख, छिपकली के अंदर क्या होते हैं? पंख नहीं होते हैं। लेकिन उड़न छिपकली जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं? एक मेम्ब्रेन मिलती है, उसकी वजह से उड़ते हैं, एक्चुअल विंग नहीं होते। तितली के पंख, पक्षी के पंख, ये भी मैच नहीं करेगा क्योंकि तितली इधर से आती है, पक्षी होता है वो कोडेटा से आता है। इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, फ्रॉग के अग्रपाद, पक्षी के पंख और चमगादड़ के पंख। यानी इनमें से आपको एम्फीबियन, रेप्टाइल, एविज और मैमल्स, इनके जो 4 लिम्ब दे, चाहे आपको हाइंड लिम्ब दे, सारे आपस में क्या? समजात अंग है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाता है। एक होता है समवर्ती, वो ध्यान में रखिए। समवर्ती उनको बोलते हैं जिनके कार्य तो क्या हो जाएंगे? जिनकी उत्पत्ति तो क्या हो जाएगी? भिन्न हो जाएगी, कार्य क्या हो जाते हैं? समान हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर देखा ना अपने, तितली का पंख और पक्षी का पंख, ये आपस में क्या? ये समवर्ती अंग है, क्योंकि एक प्रकार के आवास में रहने की वजह से इनके अंदर एक जैसी विशेषताएं मिलने लग जाती है, लेकिन उत्पत्ति इनकी समान नहीं होती है। उनको बोलते हैं अपन समवर्ती या एनालोगस ऑर्गन। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें समजात अंगों का समूह पूछा, तो ऑप्शन डी के अंदर आपका ये मैच करता, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिच्छू, केकड़ा, मधुमक्खी तथा रजतमीन यानी सिल्वर फिश या लेपिस्मा में क्या समानता है? पहली बात तो ये पहचानिए, ये प्राणी किस फाइलम के? ये बिच्छू हो गया, केकड़ा हो गया, मधुमक्खी हो गई, सिल्वर फिश यानी स्कॉर्पियन, क्रेब, बीज एंड सिल्वर फिश, ये आते हैं बेटा आर्थ्रोपोडा के सदस्य। और आर्थ्रोपोडा के सदस्यों की विशेषता क्या होती है? आर्थ्रोपोडा नाम का भी मतलब क्या होता है? जॉइंटेड अपेंडेजेज। जॉइंटेड अपेंडेजेज मतलब संधित उपांग, यानी इनके जो उपांग होते हैं बॉडी से बाहर निकली संरचना, इनमें संधियां मिलती है, जॉइंट मिलती है। तो देख लीजिए किसके अंदर है ये ऑप्शन? ये ऑप्शन बी के अंदर है, जॉइंटेड अपेंडेजेज। तो ऑप्शन बी करेक्ट हमारा यहां से हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एग्जाम्पल ऑफ स्टिनोहेलेन फिश,
तनु लवणी मछली का उदाहरण। देखो मछलियां होती हैं अलग अलग प्रकार के आवास में रहती हैं, जिनके अंदर लवणों की मात्रा कम है, ऐसे में भी रहती है जिसमें लवण की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि ओस्मो रेगुलेशन की समस्या रहती है। अब ऐसे मान लीजिए कि मछली है, बाहरी पानी ज्यादा खारा है, नमक है, बॉडी के अंदर कम है, तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, ओस्मो रेगुलेशन को लेकर या प्राशन नियमन को लेकर प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसके आधार पर अलग अलग मछलियां, एक तो होती है स्टेनोहेलेन, एक होती है यूरीहेलाइन, तनु लवणी मछलियां जिनको स्टेनोहेलेन बोलते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन इसीलिए डिजाइन किया गया, एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। तनु मछलियां स्टेनोहेलेन का एग्जाम्पल है गोल्ड फिश। बाकी जो तीन मछलियां हैं, ट्राउट, सालमन और परच, ये तीनों क्या है, ये यूरीहेलाइन होती है। यूरीहेलाइन तनु लवणी मतलब एक शॉर्ट रेंज में रहती है लवणों की, और जो वाइड रेंज में रहेंगी, विस्तृत रेंज में रहेगी, उनको अपन बोलेंगे यूरीहेलाइन। तो यूरीहेलाइन के और स्टेनोहेलाइन दोनों के एग्जांपल हो जाएंगे। गोल्ड फिश है ये स्टेनोहेलाइन का एग्जांपल है, बाकी ट्राउट, सैल्मन और परच तीनों के तीनों यूरीहेलाइन के एग्जांपल है। तो ये ध्यान में रखिए आप। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उभयचर की विशेषता। फिर हमें एम्फीबियन की विशेषताएं पूछिए कि एम्फीबियन के जो सदस्य हैं इनके अंदर क्या विशेषताएं। बोले कोल्ड ब्लडेड होते हैं, शीत रक्त वाले प्राणी, शीत रुधिर वाले प्राणी बोल दीजिए या असमतापी बोल दीजिए, पोइकिलोथर्मिक। मतलब क्या होता है, जिन प्राणी का तापमान बाहरी वातावरण के अनुसार बदलता रहता है उनको बोलते हैं अपन असमतापी प्राणी या कोल्ड ब्लडेड एनिमल। एक होते हैं वो प्राणी जिनका तापमान स्थिर रहता है, बना रहता है, चाहे बाहर ठंड हो चाहे बाहर गर्मी हो, कुछ भी हो, उनको बोलते हैं अपन वार्म ब्लडेड, गर्म रुधिर वाले प्राणी या समतापी। तो यहां से ध्यान में रखिए आप, पक्षी और यानी एविज और मेमल्स, ये जो दो ग्रुप हैं यही क्या होते हैं, समतापी हैं। समतापी हैं यानी होम्योथर्मिक है, इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, ये क्या होंगे, वार्म ब्लडेड, गर्म रुधिर वाले प्राणी बोलते हैं। जो समतापी उनको क्या बोलते हैं, वार्म ब्लडेड भी। तो यहां से दो ही ग्रुप हैं, एविज और मेमल्स, ये क्या होते हैं, समतापी या गर्म रुधिर वाले प्राणी होते हैं। हमें पूछा एम्फीबियन के बारे में, कोल्ड ब्लडेड है, बिल्कुल सही बात है। डाइकोंडाइलिक कपाल होता है, बिल्कुल सही है, डाइकोंडाइल मिलते हैं कपाल। मिजोनेफ्रिक किडनी, किडनी भी अलग अलग टाइप की, प्रोनेफ्रिक, मिजोनेफ्रिक, मेटानेफ्रिक। तो एम्फीबियन की किडनी कैसी है बेटा, मिजोनेफ्रिक टाइप की किडनी होती है। क्वेश्चन सिंपल अकेला मिल सकता है, एम्फीबियन की किडनी कैसी होती है, मिजोनेफ्रिक टाइप की होती है, मेटानेफ्रिक होती है या प्रोनेफ्रोज प्रकार की होती है। एम्फीबियन की किडनी होती है वो मिजोनेफ्रिक प्रकार की होती है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से, कि सारी की सारी ये एम्फीबियन के अंदर विशेषताएं मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वर्ग रेप्टिलिया का विलुप्त गण कौन सा है, एक्सटिंक्ट ऑर्डर ऑफ क्लास रेप्टिलिया। क्लास जो रेप्टिलिया सरीसृप है इनके अंदर कौन सा ऐसा गण है जो विलुप्त हो चुका है। कोटिलोसोरिया है, रिंकोसिपेलिया है, स्क्वेमेटा है, क्रोकोडिलिया है। तो बेटा कोटिलोसोरिया है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, रेप्टाइल्स का ऑर्डर कोटिलोसोरिया एक्सटिंक्ट यानी विलुप्त हो चुका। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका एक, कोटिलोसोरिया। अब दूसरे तरीके से क्वेश्चन कैसे बन सकता है, बोलो रेप्टिलिया का लिविंग ऑर्डर कौन सा है, जीवित गण कौन सा है। तो रिंकोसिपेलिया, स्क्वेमेटा और क्रोकोडिलिया, ये सारे के सारे, बाकी जो तीन है ये सारे क्या लिविंग ऑर्डर है, जीवित गण है। इस क्वेश्चन के अनुसार हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोकोडिलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेशल फीचर ऑफ एविज। अब हमें एविज की मुख्य विशेषताएं पूछ रहा है कि कौन सा एम्फीबियन का है, होम्योथर्मल है या समतापी है। ये मैंने बता दिया, चाहे एविज हो चाहे मेमल्स हो, दोनों क्या होते हैं, समतापी होते हैं। किडनी भी इनके अंदर कैसी होती है, मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है। स्तनधारियों में भी मेटानेफ्रिक प्रकार की किडनी होती है, हमारी भी किडनी है वो भी मेटानेफ्रिक प्रकार की होती है। तो मेटानेफ्रिक प्रकार की किडनी मिलेगी एविज के अंदर, बिल्कुल करेक्ट बात है। उनकी विशेषता है इनकी जो फर्कुला बोन होती है वो वी शेप की होती है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब तीनों विशेषताएं वो एविज के अंदर मिलती है। होम्योथर्मिक है, समतापी है, समतापी का मतलब वार्म ब्लडेड, गर्म रुधिर वाले प्राणी होते हैं ये। मेटानेफ्रिक इनकी किडनी है, वी आकृति का फर्कुला है। तो सारी की सारी विशेषताएं, ऑप्शन डी हमारा यहां से सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले में पूछ लिया हमें स्तनधारियों के दांतों की विशेषताएं पूछी है, कैसे होते हैं, ग्रतदंती। ग्रतदंती का मतलब जो जबड़े के ग्रत में दंसे रहते हैं, ऐसी व्यवस्था को बोलते हैं ग्रतदंती या थिकोडोंट, बिल्कुल मिलते हैं। आप तो हमारी बॉडी से मैच करते चलिए, हम भी मेमल्स हैं। हमारे जो दांत होते हैं जबड़े के ग्रत में दंसे हुए होते हैं कि नहीं होते, बिल्कुल होते हैं। ऐसी विशेषता को क्या बोलते हैं, ग्रतदंती। विषम दंती, हिट्रोडोंट, मतलब अलग अलग प्रकार के, सारे दांत हमारे समान नहीं है। कैसे होते हैं, केनाइन होते हैं,
इनसाइजर होते हैं, केनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं, मोलर होते हैं, यानी कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक, अलग अलग प्रकार के होते हैं। केनाइन भाई, मोलर और प्रीमोलर क्या करते हैं? भोजन को चबाने का काम करते हैं। रदनक जो होते हैं चीरने फाड़ने का काम करते हैं। कृंतक जो होते हैं इनसाइजर, वो क्या करते हैं? भोजन को काटने का काम करेंगे। तो अलग अलग क्या होता है, सबका काम होता है। जो अलग अलग दांत होते हैं, ऐसी विशेषता को बोलते हैं अपन विषम दंती हिट्रोडोंट। और द्विबार दंती, द्विबार दंती का मतलब दो बार आना, ऐसी विशेषता को क्या बोला जाता है? डाइफ्योडोंट द्विबार दंती। तो ऑप्शन, ये तीनों विशेषताएं मिलती है, इसका मतलब इसका हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अबोव आर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का दंत सूत्र है, आपको मनुष्य का दंत सूत्र पहचानना है। इसके अंदर हमारा हो जाएगा कितना? देखो, अभी हमने कहा कि हिट्रोडोंट विशेषता मिलती है, विषम दंती होते हैं दांत। विषम दंती का मतलब इंसाइजर मिलते हैं, केनाइन मिलते हैं, प्रीमोलर और मोलर। अभी इनका संख्या होता है, सिंपल लिख देते हैं अपन। मनुष्य में होता है 21 23 21 23 21 23 21 23। अब देखो, ये ऊपरी और निचले जबड़े का होता है, यानी सबसे पहले क्या? इंसाइजर, यानी ऊपरी जबड़े के दो ऊपर वाले दो नीचे वाले, ये क्या होते हैं? ये इंसाइजर। फिर एक एक ऊपरी जबड़े का एक, निचले जबड़े का एक, ये क्या होते हैं? केनाइन होते हैं। उसके बाद में आगे वाले दो ऊपरी जबड़े के, दो निचले जबड़े के, ये क्या होते हैं? प्रीमोलर। उसके बाद में लास्ट वाले तीन ऊपरी जबड़े के और निचले जबड़े के, ऐसे मिलाकर कितने? ये हमारे दांत होते हैं। संख्या गिने देखो, 2 और 1 3, 2 5 और 1 8, मतलब 8 ऊपर और 8 ही नीचे, 16 थोड़ा को, क्योंकि 8 इस साइड में ऊपर, 8 इस साइड में नीचे, तो 16, यही 8 ऊपरी साइड में, 8 इस साइड में, तो टोटल कितने हो गए? 32 दांत हो गए। तो ये हमारा क्या होता है? डेंटल फॉर्मूला होता है, दंत सूत्र होता है। इसके अलावा इसके अंदर आपको एक 3143 है, 3143 है, ये भी आप लिख लीजिए। किसके अंदर मिलेगा? ये मिलेगा बेटा आपको घोड़े के अंदर, सुअर के अंदर और छछूंदर के अंदर। घोड़ा, सुअर और छछूंदर का है 3143 वाला, 3143 वाला ए वाला। हालांकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मनुष्य का पूछा है, तो ये 21 23 वाला सी ऑप्शन सही होगा। लेकिन 41 जो 3143 दे रखा है, ये किसके अंदर मिलेगा? घोड़े के अंदर, सुअर के अंदर और छछूंदर के अंदर मिलेगा। इसके बाद में 0033 और नीचे फिर 3133 बी वाला ऑप्शन है, ये मिलता है बेटा गाय, भेड़ और बकरी के अंदर, ठीक है। और बाकी 21 23 मनुष्य के अंदर मिलता है। और बाकी जो नीचे आपको दे रखा है, उसको देखिए आप, 1003 और उसके बाद में नीचे वाले में 0003, ये आपको मिलेगा हाथी के अंदर। तो ये सबके दंत सूत्र आपको तैयार कर लीजिए आप, कि किसी का भी पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन है वो डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एयर सैक्स आर फाउंड इन बर्ड्स, दीज आर हेल्पफुल इन। पक्षियों में वायुकोष पाए जाते हैं, किस में सहायक होते हैं? देखो, पक्षियों के अंदर क्या मिलते हैं? फ्लाइट अडेप्टेशन मिलते हैं, उड़ान अनुकूलन। इनकी पूरी बॉडी उसी प्रकार से अभियोजित होती है, अलग अलग विशेषताएं मिलती हैं। हम देखते हैं इनकी बॉडी होती है वो स्पाइंडल शेप होती है, ठीक है। चोंच मिलती है, वो भी अडेप्टेशन है। पंख पाए जाते हैं, अग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाते हैं। शरीर का वजन हल्का होता है, इसलिए हड्डियां क्या होती हैं? न्यूमेटिक होती हैं, यानी वातिल होती हैं। क्या मिलते हैं? एयर सेक मिलते हैं, अंदर वायुकोष मिलते हैं, जो शरीर को क्या बनाकर रखते हैं? हल्का बनाकर रखते हैं। ये वार्म ब्लडेड प्राणी होते हैं, गर्म रुधिर वाले प्राणी होते हैं, जो तीव्र उपापचय के लिए जरूरी होता है। ये सारी विशेषता क्या होती है? पक्षियों के उड्डयन अनुकूलन होते हैं। यानी अब इनमें से पूछा एयर सेक, तो क्या करेंगे? एयर सेक क्या करेंगे? बॉडी को हल्का बनाने का काम करते हैं। तो ऑप्शन डी के अंदर है, शरीर को हल्का करने में ये सहायक होते हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट यहां से हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पक्षियों का अनुकूलन नहीं है। अब पूछा कि कौन सा अनुकूलन नहीं है? वायुकोषों के साथ फेफड़े, बिल्कुल करेक्ट बात है। अभी हमने कहा था कि फेफड़ों के साथ में वायुकोष होते हैं, वो पूरी बॉडी के अंदर मिलेंगे। होलो बोन्स, हड्डियां खोखली होती हैं, बिल्कुल करेक्ट बात है। प्रेजेंस ऑफ इम्यून मेम्ब्रेन होती है, डेवलपमेंट के दौरान बनती है, इम्यून मेम्ब्रेन पाई जाती है। पूछा क्या? बोलो अनुकूलन नहीं है, तो कौन सा बच गया? कोल्ड ब्लडेड, क्योंकि बर्ड क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड नहीं होते हैं। बर्ड का और मेमल्स का मैंने बता दिया है कि ये क्या होते हैं? ये वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म रुधिर वाले प्राणी होते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एकोनवर्म सामान्य नाम दिया जाता है। एकोनवर्म, एकोनवर्म में किसको कहा जाता है? एकोनवर्म या एटंगवो, एक जीवाकर्मी, एक जीवाकर्मी या एकोनवर्म किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है बेटा एंटेरोनिस्ट हेमिकोडेटा को। यानी हेमिकोडेटा जो है,
हेमिकोडेटा की एक क्लास है एंटेरोनुस्टा, और एंटेरोनुस्टा के अंदर सदस्य आता है इसका बेलेनोग्लोसस, उनको क्या बोला जाता है, एक कॉर्न। यानी एक कॉर्न एक फ्रूट होता है, इनका आगे वाला हिस्सा उस फ्रूट के जैसा होता है, इसलिए इसको एकोनवर्म या एटंगवर्म कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा हो जाएगा एंटेरोन्यूस्ट हेमिकोडेट को कहा जाता है। प्राणी का नाम मिले तो ध्यान में रखना कि एकोनवर्म किसको कहा जाता है, बेलेनोग्लोसस को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और अंतिम हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फुफ्फुस मीन नहीं है, लंग फिश नहीं है। इसका मतलब हमें ध्यान रखना है लंग फिशेज का, कि कौन सी लंग फिशेज है, क्योंकि वैसे मछलियों के अंदर श्वसन किसके द्वारा होता है, ठीक है, वो होता है गिल्स के द्वारा, लेकिन कुछ में क्या मिलते हैं, लंग्स, जिनको अपन लंग फिशेज कहते हैं, जो डिप्नोई समूह के अंदर आती हैं। डाइप्नोई मतलब दो तरीके से श्वसन करती हैं। ये कौन सा, लेपिडोस्टियस, यानी नियोसिरेटोडस है, बिल्कुल लंग फिशेज है। प्रोटोप्टेरस है, बिल्कुल है। लेपिडोसाइरन है, तो ऑप्शन यहां से पूछा कि नहीं है, इसका मतलब लेपिडोस्टियस। अब आपको ध्यान रखने वाली जो चीज है इस क्वेश्चन में, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लेकिन आपको इन सभी लंग फिशेज के एग्जांपल ध्यान होने चाहिए, क्योंकि हो सकता है ऑप्शन के अंदर इन तीन में से कोई एक ही डाले, हमको पूछ ले कि इनमें से कौन सी लंग फिशेज है। हो सकता है आपको प्रोटोप्टेरस ऑप्शन में एक ही मिले, बाकी तीन सामान्य फिश के एग्जाम्पल मिल जाए, या लेपिडोसाइरन मिल जाए आपको, बाकी सामान्य एग्जाम्पल और मिल जाए। तो ध्यान रखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका कि कौन सी लंग फिश नहीं है, तो वो लेपिडोस्टियस है, ऑप्शन सी। बाकी सारी की सारी क्या है, ये लंग फिशेज है। तो ये थे बेटा हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिस प्रकार से पेपर का पैटर्न है उसी हिसाब से हमने बनाए, और हर टॉपिक को ध्यान में रखते हुए हमने क्वेश्चन को कवर किया है, ताकि हर फाइलम से संबंधित महत्वपूर्ण लक्षण या इनसे संबंधित जो कॉमन बातें हैं, इनका जो क्लासिफिकेशन है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण बातें आपको हम क्लियर करा सके। तो उम्मीद ये करूंगा कि आपने पूरे वीडियो को ढंग से ध्यान से सुना होगा, और इस चीज की मान के चलिए, आप श्योरिटी मान के चलिए कि इस पूरे वीडियो को यदि आपने ढंग से देख लिया तो जूलॉजी के क्वेश्चनों में आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको उपलब्ध करवा रखे हैं, उन वीडियो को भी आप जरूर देखिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गई है। तो अब आप थोड़ा सा तैयारी पर फोकस करिए, क्वेश्चनों को इनको देखिए और मेहनत करिए, क्योंकि एक चीज देखने को मिलती है कि जैसे यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं तो कई बच्चे कमेंट करते हैं, बोले सर नेक्स्ट वीडियो कब आ रहा है। अब वो जो दिया जा रहा है उसको नहीं देख रहे हैं पूरा, लेकिन अगले की डिमांड करते हैं, ऐसे नहीं करिए। जो दिया जा रहा है उस मैटर को आप अच्छी तरीके से जरूर तैयार करिए। और अभी आपका जो मॉक टेस्ट था उसका सॉल्यूशन था पूरा का पूरा ये, तो आप सबसे पहले ऐप पर मॉक टेस्ट है वो मौजूद है, उसको आप देखिए, अपने आप को चेक करिए, जांचिए कि मुझे कितना क्या आ रहा है। उसके बाद में इसके सॉल्यूशन को पूरा देखिए, क्योंकि इसके सॉल्यूशन को आपने पूरा देख लिया है, क्योंकि क्वेश्चन मैंने इसमें इस प्रकार से डालना है कि पूरा सिलेबस कवर हो जाए। अब मैंने बता दिया आपको, चाहे सिमोट्री से, सिलोम से, ट्रिप्लो डिप्लोब्लास्टिक, इनसे संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना पूछे, पैटर्न आपको बता दिया, आपका गलत हो ही नहीं सकता। विशिष्ट विशेषताओं से संबंधित आपको क्वेश्चन बता दिए, सिलेबस में है क्या, यही तो चीजें हैं कि क्या हर फाइलम के मुख्य लक्षण है, क्या इनका क्लासिफिकेशन है, कौन से प्राणी इसके अंदर रखे गए, कुछ विशेष स्पेशल टॉपिक थे, इनसे संबंधित है। और बाकी जो भी जितने भी और वीडियो हैं उन सबको भी आप देखें, डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है। आज के वीडियो के अंदर हम इतनी बात करें, उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे, बहुत अच्छी तरीके से पेपर को फाइट करेंगे। थैंक यू सो मच।